आइए आगे बढ़ते हैं और अब एक ऐसे व्यक्ति विशेष को इस मंच पर बुला रहा हूं कि जिनकी जबान ने, जिनके आइडियाज ने, जिनकी बातों ने तकरीबन लाखों लोगों की जिंदगी में नई रोशनी डालने की कोशिश की है, जिनकी बातें केवल बातें ना होते हुए बहुत कुछ मायने रखती है। वैसे मोटिवेशन गुरु भी ने लोग कहते हैं, इन्हें लोग माइंड मैनेजमेंट गुरु कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग नामों से जिन्हें पुकारा जाता है। वैसे प्रोफेशनल ट्रेनर आज अब हमारे सामने होंगे और आज के हमारे इस 19th जीबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को होस्ट करेंगे अपने विचारों के साथ, अपनी बातों के साथ, अपनी वाणी के साथ, और वो हैं मिस्टर परीक्षित जोबनपुत्रा। सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। तकरीबन आने वाले 1.25 से 2 घंटों के लिए हम सभी लोग साथ में हैं और आने वाले समय के अंदर आपके जीवन के अंदर बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन के अंदर बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने वाला है और आने वाले 1.25 घंटे का ये जो सेशन रखा गया है, 2 सेशन के अंदर ये डिवाइडेड है। पहले हम जानने वाले हैं कि यदि हम कोई नया वेंचर शुरू करने जा रहे हैं तो एज अ बिजनेसमैन, एज एंटरप्रेन्योर हमें कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अंदर 3 तरह के एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जो अभी यंग है और जिन्होंने अभी पापा के या फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन किया है। दूसरे वो हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी अपना कोई वेंचर शुरू किया है। और तीसरे वो हो सकते हैं जो पहले से बिजनेस करते हैं। उनको लगेगा कि यदि ये न्यू वेंचर शुरू करना है वो टॉपिक मेरे किस काम में आएगा। लेकिन एक बात आपको बोलूं दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट सेशन है उसके अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बात होने वाली है नए वेंचर की। नया वेंचर इट डजंट मीन कि आप नया बिजनेस शुरू करें। नया वेंचर मीन्स हमें नया मार्केट जो है उसको समझने की जरूरत है। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आज से 10 साल पहले इंडिया या अब्रॉड कोई भी कंट्री की बात करें, लोगों की साइकोलॉजी की, लोगों की मेंटालिटी की बात करें तो 10 साल पहले आपके जो भी कस्टमर है उनकी साइकोलॉजी और मेंटालिटी जो थी वो आज है। यस और नो? मुझे सभी लोगों का रिप्लाई चाहिए, यस और नो। आंसर इज नो। तो आने वाले समय में भी आज हमारे जो क्लाइंट है उनकी साइकोलॉजी, उनकी मेंटालिटी, उनकी बाइंग हैबिट्स सेम होने वाली नहीं है। तो उसके लिए हमारा आज जो बिजनेस है वो भी नया वेंचर हुआ। हमें कुछ मैनेजमेंट में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें कुछ हमारे काम करने के तरीके में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि कोई भी नया वेंचर या नया जो कस्टमर है उसकी साइकोलॉजी को कैसे समझे, अकॉर्डिंग हम हमारे बिजनेस का कैसे डेवलपमेंट करें। एंड देन आफ्टर ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगा कि जीबा के माध्यम से आप बहुत ही अच्छा आज बेनिफिट लेने वाले हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आज का ये जो सेमिनार है वो आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा, और उससे रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हैं, आप सभी लोग सक्सेसफुल तो है, आपका सक्सेस लेवल जो भी है उससे नेक्स्ट लेवल पे आप में से कितने लोग हैं जो पहुंचना चाहते हैं? जरा हाथ ऊपर करेंगे। आपका जो भी सक्सेस का लेवल है, जो भी फिनेंशियल लेवल है, नेक्स्ट लेवल पे कितने लोग पहुंचना चाहते हैं? एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति पहुंचना चाहता है और उसके लिए आप कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई प्रोफेशन से रिलेटेड आप काम करते हैं। हो सकता है कि आप ट्रेडिंग से रिलेटेड बिजनेस में हो सकता है आप सर्विस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हो सकता है प्रोडक्शन के अंदर जुड़े हुए हो, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जुड़े हुए हो। लेकिन यहां पे मैं आपको एक सभी को बात बताना चाहता हूं दोस्तों, एक स्टोरी के माध्यम से कि आज का ये जो सेशन है वो आपके जीवन के अंदर क्या बदलाव लाने वाला है। एक छोटा सा स्टोरी एंड देन आफ्टर हम ये प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं। एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, एक टेरिटरी था, एक देश था और वहां पे एक राजा थे और राजा की जो बेटी थी वो यंग हुई तो राजा को लगा कि अब मुझे इसकी शादी करवानी चाहिए। तो राजा ने पूरे गांव के अंदर, आसपास के जो भी शहर थे, गांव थे, हर एक जगह पे उन्होंने डिक्लेयर करवाया कि मेरी बेटी की शादी करनी है। अच्छा जो दुल्हा हो वो उसको ढूंढ रहे थे। उनके पास पैसा काफ़ी सारा पैसा था, अल्लाह की मेहरबानी थी उनके ऊपर। तो उनको जो दुल्हा चाहिए था वो वैसा चाहिए था जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो जायदाद है उसको संभाले,
उसको पैसा वाला नहीं चाहिए था, लेकिन हिम्मतवान दूल्हा चाहिए था। तो राजा ने कंडीशन रखी कि जो भी यंग व्यक्ति है जो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, उनके लिए एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या है? तो ये तालाब है और तालाब के अंदर 10 से 15 मगरमच्छ रखे हुए हैं। कोई भी जो भी व्यक्ति जो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, उनको तालाब के ये कोने से, यहां से ये किनारे से उनको जंप लगाना है और तैरते हुए ये किनारे से बाहर निकल जाना है। और सारे लोग इकट्ठा हुए थे। सारे लोग चाहते थे कि राजा की बेटी यार उससे शादी हो जाए तो पूरी लाइफ माशाअल्लाह हो जाए। तो हर कोई चाहता था, लेकिन जब ये कंडीशन आई तो हर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि नहीं? जब भी कभी चैलेंज आती है, जब कोई स्टेज पे बोल रहा हो तो हमें लगता है कि ये अच्छा बोला, ये अच्छा नहीं बोला, लेकिन इन बिटवीन यदि हमको स्टेज पे माइक दे दिया जाए तो हमारी कैसी हालत होती है? वैसी ही हालत वहां पे हुई सभी लोगों की कि यार अब जंप लगाएगा तो लगाएगा कौन? सभी लोग सोच रहे थे, सभी लोग एक दूसरे की ओर, मुंह की ओर ताक रहे थे कि यार अब कोई जंप लगाए, कोई जंप लगाए। काफी सारे लोग इकट्ठा हुए थे, सब लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तालाब के किनारे भीड़ जमा हुई थी, लेकिन कोई जंप लगा नहीं रहा था। सभी लोग सोच रहे थे। इन बिटवीन एक यंग लड़का था और उसने जंप लगाया और वो जल्दी से तैरता हुआ दूसरे किनारे से बाहर निकल गया। सभी लोगों ने जोरदार तालियां बजाई, सभी लोग ने उसको अप्रिशिएट किया, सभी लोग उसको अपने कंधों पे उठा के लेके आए और राजा का जो सिंहासन था उसके बाजू में उसको बिठाया गया। सभी लोग उसकी जो हिम्मत थी, वो हिम्मत को हर एक व्यक्ति अप्रिशिएट करना चाहता था। राजा भी खुश हो गया कि चलो मेरी बेटी के लिए हिम्मतवान लड़का तो है, हिम्मतवान लड़का तो है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी बेटी को अच्छी तरीके से प्यार करेगा, अच्छी तरीके से उसको संभालेगा। और थोड़े ही समय में वो जो यंग मैन था, उसको स्टेज पे बुलाया गया, उनके हाथ में माइक दिया गया और उनको कहा गया कि आपके अंदर ये हिम्मत है, तो कैसे आपके अंदर इतनी हिम्मत आई, तो कैसे आई, जरा आप बताएं। आपने जो अचीवमेंट किया है, वो अचीवमेंट के बारे में, जो आपकी खुशी है, वो खुशी को आप जाहिर करें। 2 से 5 मिनट के अंदर उनको स्टेज पे बुलाया गया और स्टेज पे बुलाने के बाद सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा। कोई खुशी महसूस उनको जो हो रही थी वो अदा नहीं की, लेकिन उन्होंने क्या किया, सबसे पहला प्रश्न पूछा। और प्रश्न क्या था? अरे सारी बात छोड़ो साइड पे, पहले वो बताओ मुझे धक्का किसने मारा, मुझे धक्का किसने मारा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, धक्का किसी ने भी मारा, फायदा किसको हुआ? हेलो, धक्का खाने वाले को। अग्रीड? यस और नो? तो यहां पे ये जो आने वाले 1.25 घंटे का जो भी हमारा टाइम है, वो 1.25 घंटों में जीवा के माध्यम से मैं आपको धक्का मारने के लिए आया हूं, ताकि आप आपके प्रोफेशन के अंदर ज्यादा सफल हो। तो क्या आप सभी लोग उसके लिए तैयार है? क्या आप सभी लोग उसके लिए तैयार है? ये जो सेशन रहेगा वो पूरा लाइव सेशन रहेगा और मैं अकेला बोलूंगा और आप सिर्फ सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी लोगों ने खाना खाया है और खाना खाने के बाद एसी हो, ऐसा माहौल हो, तो नींद आना तो तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अकेला मेहनत करूंगा और आप चुपचाप वहां पे बैठे बैठे सुन रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आने वाले 1.25 घंटे हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, आपके बिजनेस में, आप कोई भी बिजनेस में हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, आपको सफलता पाने की कुछ टिप्स, कुछ सीक्रेट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन यहां पे ये है दोस्तों कि क्या मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच रही है? यस और नो? तो मैं भी ये चाहता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों की आवाज भी मुझ तक पहुंचे। यहां पे मैं अकेला बोलूं, आप अकेले सुने, ऐसा नहीं होगा। मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि जब कभी भी मैं आपको पूछूं यस, नो, हां, ना, कुछ भी, तो आई वांट कि आप सभी लोगों का आंसर भी मुझ तक पहुंचना चाहिए। तो क्या उसके लिए आप सभी लोग तैयार है? मुझे सभी लोगों की जोर से आवाज चाहिए। क्या आप सभी लोग तैयार है? वेरी गुड। सेकेंड कंडीशन कि यहां पे ऐसे काफी सारे पॉइंट्स होंगे जो आपके जीवन के अंदर पॉजिटिव बदलाव लाएंगे दोस्तों। तो वो पॉजिटिव पॉइंट्स हो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको एंकरेज करे, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपकी लाइफ को पॉजिटिव बदलाव लाए। तो मैं चाहता हूं कि उसको आप क्लैप के जरिए अप्रिशिएट करें दोस्तों। और क्लैप क्यों करना चाहिए, ताली क्यों बजाना चाहिए? मैं ठहरा अहमदाबादी। आप में से कितने लोग अहमदाबादी हैं? जरा हाथ ऊपर करेंगे।
ओके, ठीक है। तो अहमदाबादी लोगों के लिए एक स्पेशलिटी है, एंड दैट इज कि वो फायदे के बिना कुछ करते नहीं है। तो आप सभी लोग अहमदाबाद में आए, काफी सारे गेस्ट मैं यहां से देख रहा हूं, जीवा के काफी सारे गेस्ट हैं, वो अहमदाबाद में आए हैं। तो अहमदाबाद की ये साइड इफेक्ट उनके ऊपर ना लागू हो तो 2 दिन के लिए वो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, आपको जो भी पॉइंट अच्छा लगे उसके लिए आपको ताली बजानी है। ताली क्यों बजानी चाहिए, आपका एक फायदा बताना चाहता हूं। सबसे पहला फायदा ये आपको ताली बजाने का कि हमारे हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं कि हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। जो भी पॉइंट हम दबाते हैं हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव बदलाव आता है। तो एक सिंपल सी बात बोलता हूं, 1 या 2 पॉइंट दबाने से इतना बदलाव आ सकता है। तो सोचे कि सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबे तो कितना बदलाव आएगा। उसके ऊपर जब रिसर्च हुआ, मेडिकल रिसर्च हुआ, तो पता चला दोस्तों कि जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथों के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं, सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं। एंड जब हम अच्छी मात्रा में ताली बजाए, सारे के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबे, तो हमारे बॉडी में क्या बदलाव आता है उसके ऊपर जब मेडिकल रिसर्च हुआ तो पता चला दोस्तों कि यदि हम अच्छी मात्रा में ताली बजाए तो इन फ्यूचर हार्ट अटैक आने की संभावना 45 to 55% कम हो जाती है। तो आप में से जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे उसके लिए आप ताली बजा सकते हैं। इन बिटवीन ऐसा हो कि ऐसे कोई पॉइंट्स हो जो आपको आपके प्रोफेशन के लिए हेल्पफुल हो, तो यदि आप उसको नोट डाउन भी करेंगे तो भी वो बेहतर रहेगा। तो ये तीनों कंडीशन के लिए क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मुझे सभी लोगों की जोर से आवाज चाहिए कि आप सभी लोग तैयार हैं? तो अब हम ये सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ने को जा रहे हैं दोस्तों। सिंपल सी बात बोलता हूं, यहां पे ये जो सेमिनार है दोस्तों, ये सेमिनार विजन 2020 के बारे में है, 2020 के बारे में है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक आगे बढ़ रही है। लास्ट 10 साल के अंदर इंडिया ने काफी ग्रोथ देखा है। और एक सिंपल सी बात बोलता हूं, ये जो इंडिया का ग्रोथ है वो वर्ल्ड के ग्रोथ को, वर्ल्ड के हर एक कंट्री को इफेक्ट करता है। एज अ बिजनेसमैन मुझे बिजनेस को समझने से पहले बिजनेस के मार्केट को समझना चाहिए। अग्रीड? यस और नो? मुझे सभी लोगों की आवाज सही है? यस और नो? तो हम यहां पे सबसे पहले आने वाले 10 सालों के अंदर इंडिया के अंदर एंड पूरे देश के अंदर जो कल्चर डेवलप होने वाला है, जो मार्केट आने वाला है, जो लोगों की साइकोलॉजी एंड लोगों के मेंटालिटी डेवलप होने वाली है, उसको सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम जज कर पाएंगे कि हमारा बिजनेस करने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाने दोस्तों कि जो विजन 2020, एंड मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं जो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देखा था आज से तकरीबन 8-9 साल पहले, एंड दैट इज 2020 के अंदर भारत सुप्रीम पावर बनेगा। एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, यह जो विजन है वो आई के बिना अधूरा है। यह जो विजन है वह आई के बिना अधूरा है। और आई माने क्या? आई माने क्या? मैं खुद। ज्यादातर लोग जब सुधरने की बात आती है तो उनका एटीट्यूड यू वाला होता है कि नहीं? जब जैसे कि बच्चे की परवरिश की बात हो और कोई अच्छी बात हम सुने तो हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मुझे जरूरत नहीं, वाइफ को जरूरत है। एंड वाइफ को लगता है हां मेरे हस्बैंड यदि आए हो तो बहुत अच्छा होता है। इसमें यहां पे जो भी बिजनेसमैन होंगे, ऐसा कोई पॉइंट आएगा तो उनको लगेगा कि यार मेरा ये एम्प्लॉय यहां पे होता तो अच्छा होता। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको लगेगा कि मेरा बॉस होता तो अच्छा होता, वो थोड़ा सुधर जाता। तो जब सुधरने की बात आती है, जब इंप्रूवमेंट की बात आती है दोस्तों, तो ज्यादातर लोगों का जो एटीट्यूड है वो कैसा होता है? यू वाला होता है। बट एज एंटरप्रेन्योर आने वाले समय के अंदर लीडर बनने के लिए, सुधरने के मामले में, इंप्रूवमेंट के मामले में हमें हमारा एटीट्यूड आई वाला रखना पड़ेगा दोस्तों। आई वाला रखना पड़ेगा। इन आई के अंदर ताकत है। जब सुधरने की बात आए, एंड जब मैं मेरे सुधरने की बात करूं दोस्तों, तो उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर ताकत है। और वो ताकत को थोड़ा सा हम देखें, लास्ट 10 साल के अंदर इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, स्पेशली गुजरात के अंदर डेवलपमेंट हुआ, और उसकी बदौलत लोगों की साइकोलॉजी, लोगों की मेंटालिटी में काफी इंप्रूवमेंट आया है। सिंपल सी बात है दोस्तों, 10 साल पहले क्या आप लोगों ने सोचा हुआ था कि ऐसे रोड्स गुजरात के अंदर और इंडिया के अंदर इतना फास्ट डेवलपमेंट होगा? यस और नो?
आंसर इज एब्सोल्युटली नो। देन आफ्टर यदि हम बात करें तो इस तरीके से मॉल कल्चर आएगा। शायद आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हमारी ये सोच नहीं थी कि मॉल कल्चर आएगा। देन आफ्टर यदि हम बात करें तो मारुति सुजुकी 2014 के अंदर ऐसी कार लॉन्च करने जा रही है जो मर्सिडीज एंड बीएमडब्ल्यू के लेवल की होगी। तो 2014 के अंदर सोचिए, आज से 10 साल पहले हमने सोचा हुआ नहीं था कि मारुति लग्जरियस सेगमेंट में आएगी। मारुति वाज इकोनॉमिक कार। तो यहां पे वो एक लग्जरियस कार के सेगमेंट में आने जा रही है। ये सारे बदलाव हमने शायद सोचे हुए नहीं थे दोस्तों। एंड और यदि मैं बदलाव की बात करूं, और ये जो बदलाव है लास्ट 10 साल के अंदर आए, उसके काफी सारे रीजंस है, लेकिन एक जो साइंटिफिक रीजन है, जो सोशल रीजन है, जो हर एक व्यक्ति को इफेक्ट करता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। आज यूएस वो सुप्रीम पावर है, लेकिन वो सुप्रीम पावर है तो क्यों है, उसका एक रूट मैं आपको बताना चाहता हूं। काफी सारे रीजंस है, लेकिन उसमें से एक रीजन अभी आपको बताना चाहता हूं। एक सिंपल सी बात है, आज से 10 साल पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर नहीं था। इंडिया के अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये सर्विसेज नहीं थी, इतनी जॉब की और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो क्या होता था मालूम है, हर एक व्यक्ति घर के अंदर जो इंटेलेक्चुअल है, जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा एजुकेटेड है, वो इंडिया के अंदर रहता। मुझे सभी लोगों की आवाज चाहिए, नहीं था। एंड वो यहां से बाहर चला जाता था। इसीलिए 10 साल पहले, 12 साल पहले जो भी इंटेलेक्चुअल ब्रेन थे, जो अच्छे डॉक्टर से, अच्छे इंजीनियर से, अच्छे आर्किटेक्ट से, वो इंडिया के बाहर जाते थे, और बाकी लोग जो इंडिया में बचेंगे, हेलो, तो फिर कैसा होगा। एंड इसीलिए क्या हुआ कि वहां का ग्रोथ फास्ट हुआ। और क्यों फास्ट हुआ, एक सिंपल सी बात बोलता हूं कि वहां पे आज यदि अमेरिका सुप्रीम पावर है, तो उसकी यदि मैं बात बोलूं तो अमेरिका के अंदर 38% जो डॉक्टर्स है वो इंडियन है। 38% जो डॉक्टर्स है वो इंडियन है। साइंटिस्ट 12%, नासा के एम्प्लॉयज 36%, माइक्रोसॉफ्ट 34%, IBM 28%, इंटेल, जेरोक्स, ये सारी कंपनी के अंदर आप देखें दोस्तों, तो जो वर्ल्ड के सबसे बड़े कॉरपोरेशन है उनके अंदर इंडियन लोग ज्यादा हैं। एक समझने वाली बात है, आज से पहले ये लोग वहां पे गए एंड वो लोग वहां पे काम करते थे। 10 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, अपॉर्चुनिटीज का डेवलपमेंट हुआ। एंड इसीलिए एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, इसीलिए एक बात बोलना चाहता हूं कि ओबामा को भी इंडिया बिजनेस के लिए आना पड़ता है। अग्रीड, यस और नो? वो 10 साल के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, जो अपॉर्चुनिटीज आई, उसकी बदौलत आज इंडिया की क्या सिचुएशन है कि यदि मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, तो वो यदि अमेरिका या कोई और देश में जाए, रादर यदि वो यहां पे अपना हॉस्पिटल खोलता है, तो भी वो यहां पर भी वेल सेट हो सकता है। अग्रीड, यस और नो? मुझे सभी लोगों की आवाज सही है, यस और नो? यस। तो इंडिया के अंदर लास्ट 10 साल के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज आई हुई है, आने वाले 10 साल तक ठहरो। 10 साल के अंदर इतना डेवलपमेंट होने वाला है, इतना डेवलपमेंट होने वाला है कि अमेरिका एंड लंदन एंड यूरोप के अंदर बैठे हुए मम्मी पापा सोचते होंगे कि काश मेरा बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले तो उसको इंडिया वेल सेट करने के लिए भेजना है। ये पावर डेवलप होने जा रहा है, इंडिया एज ए सुप्रीम पावर के तौर पे डेवलप होने जा रहा है। एंड इसकी बदौलत लोगों की जो साइकोलॉजी थी, लोगों की जो मेंटालिटी थी, वो 10 साल में बदली, आने वाले और 10 साल के अंदर और ज्यादा बदलने वाली है। एज ए एंटरप्रेन्योर हमें ये लोगों की साइकोलॉजी एंड मेंटालिटी को थोड़ा सा समझना जरूरी है। देन आफ्टर हम यदि बात करें दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट होने जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में लास्ट 10 साल के अंदर आप सभी लोगों की इनकम काफी बड़ी हुई है, काफी आप सभी लोगों की इनकम बड़ी हुई है। लेकिन इनकम बढ़ने के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम भी बढ़ा है, थोड़ा प्रॉब्लम भी बढ़ा। एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, जब हम घर का रिनोवेशन कर रहे हो, घर को नया बना रहे हो, तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं, यस और नो? तो यहां पे इंडिया का रिनोवेशन हो रहा है, तो रिनोवेशन जब पूरे इंडिया का हो रहा हो तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे, यस और नो? आएंगे। तो हमें हमारे पहले मार्केट को समझना है, इंडिया जो हमारा मार्केट है उसको समझना है, एंड देन आफ्टर लोगों की साइकोलॉजी एंड मेंटालिटी को समझना है। एक सिंपल सी बात मैं यहां पे आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, एक सभी लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, लास्ट 10 साल के अंदर लोगों की साइकोलॉजी, लोगों के मेंटालिटी के अंदर जो चेंज आया, एंड ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ आया, उसकी बदौलत लोगों के जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए। क्या प्रॉब्लम आए? तो लास्ट 10 साल के अंदर स्टीव केस ये कहते हैं
कि देयर विल बी मोर कंफ्यूजन इन बिजनेस वर्ल्ड इन द नेक्स्ट डिकेड देन एनी डिकेड इन हिस्ट्री। ये स्टीव केस करके मैनेजमेंट के बहुत ही बड़े गुरु है, जो ये कहते हैं कि बिजनेस की दुनिया में आने वाले डिकेड के अंदर, आने वाले 10 साल के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे। ये ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे, ये क्यों कह रहे हैं? ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है जो आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। थोड़ी सी टेक्निकल बात है जो आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। आज से पहले लोगों के पास उतना पैसा नहीं था, उतना लिक्विडिटी, उतना फंड नहीं था, तो लोगों के पास बैंक की फैसिलिटी नहीं थी, लॉकर्स वगैरह फैसिलिटी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे? जमीन के अंदर पैसा डालते थे। अग्रीड? यस और नो? आज लोगों के पास उतना पैसा है लेकिन फिर भी लोग जमीन के अंदर ही पैसा डालते हैं। हेलो? लेकिन दोनों पैसा डालने में कुछ फर्क, मुझे सभी लोगों की आवाज से, कुछ फर्क। वो जब मैं जमीन के अंदर पैसा रखता था, वो पैसा मार्केट में घूमता नहीं था, ये पैसा मार्केट में घूम रहा है। वो पैसा जब मार्केट में गया, उससे किसी का इनकम बढ़ा। इनकम जब किसी का बढ़ता है तो वो ज्यादा खर्च करता है, वो जब खर्च करता है तो और किसी व्यक्ति का क्या बढ़ता है? इनकम बढ़ता है। एंड इसीलिए देश के अंदर लिक्विडिटी उतनी बड़ी और जिसका फायदा लास्ट 10 साल के अंदर आपने, मैंने और हर एक लोगों ने उठाया हुआ है। एक सिंपल सी बात है दोस्तों। लेकिन जब हर एक व्यक्ति के पास पैसा हो, हर एक व्यक्ति के पास एक्सेस पैसा हो, तो हर एक व्यक्ति और कुछ करना चाहता है। लास्ट 10 साल के अंदर आप सोचे लोगों की मेंटालिटी में क्या बदलाव आया है, लोगों की साइकोलॉजी में क्या बदलाव आया है। तो पहले जो फैमिली बिजनेस हुआ करता था, जो पापा चलाते थे, वही उसका बच्चा, वही उसका बच्चा, वही उसका बच्चा, कभी वो बेटा कुछ नया करने के बारे में सोचता नहीं था। और आज आपका 8 साल का बच्चा आपके मुंह पे बोलता है कि मैं तो आपके जैसा कुछ करने वाला नहीं हूं, कुछ नया ही करूंगा। अग्रीड? यस और नो? तो ये बदलाव आया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेस मनी। हर एक व्यक्ति के पास पैसा है। क्या होता है दोस्तों, आज से पहले कोई डॉक्टर होता था तो डॉक्टर का ध्यान दर्दी को चेक करने के ऊपर होता था। वो ब्लड प्रेशर चेक करता था और कितना कम हुआ, कितना ज्यादा, अकॉर्डिंग दवाई देता था। लेकिन आज उसके पास जो ज्यादा पैसा बढ़ा है, वो क्या करता है? वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है। एंड यदि शेयर बाजार का भाव कम हो, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसका जो फोकस था, वो फोकस कहीं और जगह पे ध्यान उसका गया हुआ है। इसकी बदौलत क्या हो रहा है दोस्तों? हर एक व्यक्ति हर एक बिजनेस में आना चाहता है। एक बात बोलूं, दुनिया के नंबर 1 एंड नंबर 2, ये 2 तलवारबाज हो और दोनों के बीच में लड़ाई हो, तो नंबर 1 को नंबर 2 से या नंबर 2 को नंबर 1 से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दोनों तलवारबाजी के डूज एंड डोंट्स जानते हैं। अग्रीड? यस और नो? लेकिन एक बात सोचिए कि आज जो है, आज क्या हो रहा है? जो बिजनेस का माने तलवारबाजी जो है, उसका जो मास्टर है, नंबर 1 है, उसको वो व्यक्ति के साथ लड़ना है जिसको तलवारबाजी के एक भी नियम पता ही नहीं है। हर एक व्यक्ति हर एक बिजनेस में आना चाहता है। आज से 20 साल पहले यदि एक सब्जी की लारी चलाता था, यदि कोई एक मैकेनिक था, तो वो मैकेनिक की जो कंपटीशन थी वो दूसरे मैकेनिक के साथ थी। एक सब्जी के लारी वाले की कंपटीशन दूसरे सब्जी वाले के साथ थी। आज यदि वो सब्जी की लारी वाला है, उसका कंपटीशन मुकेश अंबानी के साथ है। अग्रीड? यस और नो? यस। आज से 10 साल पहले कोई मैकेनिक था तो वो उसका कंपटीशन सिर्फ मैकेनिक के साथ था। लेकिन आज उसका जो कंपटीशन है वो कंपनी के साथ है, वो कंपनी के साथ है। तो ये 10 साल के अंदर लोगों के पास पैसा बढ़ा, एंड इसीलिए हर एक व्यक्ति हर एक बिजनेस करना चाहता है। एंड इसीलिए क्या हुआ दोस्तों, नंबर 1 तलवारबाज यदि अटैक करता तो नंबर 2 तलवारबाज उसको प्रोटेक्ट करता। क्यों? क्योंकि उसको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है। लेकिन आज क्या हो रहा है दोस्तों, हर एक बिजनेस में हर एक व्यक्ति आना चाहता है, ज्यादा पैसा पड़ा है वो डालता है। एंड इसीलिए क्या होता है दोस्तों, यदि नंबर 1 तलवारबाज करे हु, सामने वाले को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं, वो हु सुनने से पहले ही करता है हा। अनहेल्दी कंपटीशन मार्केट के अंदर डेवलप हुआ है दोस्तों। अनहेल्दी कंपटीशन मार्केट के अंदर डेवलप हुआ है, जो आने वाले समय में जो रेगुलर और ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उनको इफेक्ट करेगा, उनको इफेक्ट करेगा। एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, पोल्ट्री फार्म यदि मैं चलाता हूं, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है, और यदि कोई एक व्यक्ति है इंडस्ट्रियलिस्ट से, उसको पता चला कि इसमें फंड है, इसमें ज्यादा रिटर्न है, एंड वो यदि उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें, वो यदि वो फार्म चलाए, तो दोनों के काम करने के तरीके सेम होंगे या अलग होंगे?
अलग होंगे। वो यदि उसके ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, सर्विस में यदि 5-10 लाख रुपया डाल दे, उसको कुछ फर्क पड़ेगा? यस और नो? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि उसके पास एक्सेस पैसा है। लेकिन ये जो व्यक्ति जो काम करता था, उसके तो जीवन की हर एक मूड़ी उसकी दाव के ऊपर लगी हुई है, उसका हर एक पूरा कैपिटल दाव के ऊपर लगा हुआ है। तो दोनों के काम करने में फर्क होगा। ये एक चीज आ रही है दोस्तों। फ्यूचर जो है, इसके लिए फ्यूचर के अंदर क्या होने जा रहा है, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स अराइज होने जा रहे हैं। लास्ट 10 साल के अंदर आप सभी लोगों ने देखा कि 10 साल के अंदर स्टाफ की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो उतनी अच्छी क्वालिटी अब नहीं रही। पहले स्टाफ टिकता था, आज वो स्टाफ लंबे समय तक टिकता नहीं है। यदि हम कॉन्फिडेंस, तो आज से 10 साल पहले हमारे मम्मी पापा या जो भी चाचा या जो भी बिजनेस करते थे, उनके जैसा कॉन्फिडेंस उनके बिजनेस में आज हमारा नहीं है। जस्ट बिकॉज कि टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस बढ़ा, टेंशन बढ़ा, मार्जिन बहुत कम हो गए। आज से 10 साल पहले जितना चाहे उतना मार्जिन ले सकते थे, लेकिन आज हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, जस्ट बिकॉज गूगल डॉक्टर है, उसको सब कुछ बता देता है। google.com में जाके वो सारी चीजें जानता है कि ये प्रोडक्ट का बेस रेट क्या है, कितने में मिलता है, आप कितना कमाते हो, वो कस्टमर को सामने से पता है। मार्केट पूरा ओपन हो गया है। इसीलिए ट्रेडिंग के बिजनेस में भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट आए हुए हैं। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, प्राइस राइज, हर एक चीज का भाव बढ़ता जा रहा है। प्लस टेक्नोलॉजी की बदौलत जो मौजशौक की चीज है वो कम रेट में डालनी पड़ती है। तो ये सारे फैकल्टीज, ये सारी चीजें आप सभी लोगों ने महसूस की हुई है, ये सारे प्रॉब्लम्स। एंड आने वाला जो समय है उसके अंदर 3 चीजों के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा 10 साल के अंदर बदलाव आया। आने वाले 10 साल के अंदर क्या बदलाव आएगा? तो सबसे पहला बदलाव आएगा कि नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगा। लास्ट 100 साल के अंदर जितना नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ था, जितना एजुकेशन का अवेयरनेस था, उससे ज्यादा लास्ट 10 साल के अंदर हुआ। अग्रीड? यस और नो? मुझे सभी लोगों की आवाज चाहिए, यस और नो? लास्ट 10 साल के अंदर वो नॉलेज बढ़ा। दूसरी मैं आपको बात बोलना चाहता हूं, थोड़े समय के लिए स्लाइड ही रखेंगे, हम थोड़े समय के लिए स्लाइड ही रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, आने वाले समय में और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगा। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो आप सभी लोगों ने महसूस किया है। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे। चाचा को, चाची को, भाई को, बहन को, दादा को, दादी को, किसी को भी प्रॉब्लम हो ना, वो एक फैमिली डॉक्टर के पास जाते एंड इस सारी चीजों का सॉल्यूशन वो एक ही व्यक्ति के पास होता था। अग्रीड? यस और नो? आज 10 साल के अंदर नॉलेज का इतना डेवलपमेंट हुआ है, उतना फास्ट टेक्नोलॉजी आया, उतना ज्यादा नॉलेज डेवलप हुआ है दोस्तों, कि आज सोचे 10 या 12 साल के बाद में आंख के डॉक्टर अलग है, आंखों के लिए स्पेशलिस्ट है। आज आपका फैमिली डॉक्टर आपकी आई की ट्रीटमेंट नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ। अग्रीड? यस और नो? आज से 12 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। नॉलेज उतना फास्ट डेवलप हुआ दोस्तों कि आज आंखों के स्पेशलिस्ट अलग है, कान के स्पेशलिस्ट अलग है, बालों के स्पेशलिस्ट अलग है, दांतों के स्पेशलिस्ट अलग है, गले के स्पेशलिस्ट अलग है, स्किन के स्पेशलिस्ट अलग है, हार्ट के स्पेशलिस्ट अलग है, किडनी एंड लीवर के स्पेशलिस्ट अलग है, हड्डी के स्पेशलिस्ट अलग है। सोचो 10 साल के अंदर इतना नॉलेज डेवलप हुआ, उतना नॉलेज डेवलपमेंट हुआ कि 20 साल, 25 साल, 30 साल तक मैं पढ़ता हूं, उसके बाद में सिर्फ हार्ट का स्पेशलिस्ट हो सकता हूं। इतना नॉलेज आज से 10 साल पहले पूरी दुनिया में नहीं था दोस्तों। सोचो यदि हमें एज ए बिजनेसमैन, एज ए कम्युनिटी, एज ए बिजनेसमैन किसी भी तरीके से हमको आगे लेना है या हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, तो समझने वाली बात है इतना नॉलेज का फ्लो जो दुनिया में बढ़ा, क्या हम हमारी कम्युनिटी में, हमारे बिजनेस में, हमारे फैमिली में इतना नॉलेज बढ़ा रहे हैं? आने वाले 10 साल तक राह देखो, आने वाले 10 साल तक राह देखो। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे साहब मेरी राइट आई में प्रॉब्लम है, जरा चेक करके दो ना। आपको डॉक्टर बोलेगा सॉरी टू से, लेकिन मैं लेफ्ट आई का स्पेशलिस्ट हूं। क्या इतना नॉलेज हम डेवलप कर रहे हैं? हमारा फोकस नॉलेज के ऊपर है। एज ए बिजनेसमैन हमारा ध्यान हमारी प्रोडक्ट पे है, हमारी सर्विस पे है, लेकिन आने वाले समय में प्रोडक्ट और सर्विस और उसके नॉलेज के बारे में क्या हमारा फोकस है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आने वाले समय में और ज्यादा नॉलेज बढ़ने वाला है, और ज्यादा टेक्नोलॉजी आने वाली है। एक बात बोलना चाहता हूं, एज ए मुस्लिम कम्युनिटी यदि मैं बात बोलूं, तो मुस्लिम कम्युनिटी की एक स्पेशलिटी है,
एंड वो ये है दोस्तों कि हम सभी लोगों के पास टेक्निकल ब्रेन है। हम सभी लोगों के पास टेक्निकल ब्रेन है, इसीलिए आप देखें कि टू व्हीलर रिपेयर करना हो या मिसाइल, हमारी कम्युनिटी का एक व्यक्ति होगा, एक छोटा सा मैकेनिक हो या अब्दुल कलाम हो। हेलो, हमारी कम्युनिटी के पास टेक्निकल ब्रेन है जो किसी भी चीज को रिपेयर करना, और हर एक चीज को रिपेयर करना, तो उसके अंदर यदि आप बेस देखेंगे तो वो हमारी कम्युनिटी का व्यक्ति होगा। ये हमारी कम्युनिटी की यूएसपी है, टेक्निकलिटी। हर एक मशीन को जानना वो हमारी टेक्निकलिटी है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बोलता हूं, अब ये जो टेक्निकलिटी है उसके अंदर भी कैपिटलिज्म आया हुआ है, वहां पर भी टेक्नोलॉजी आई हुई है। एक बात बोलना चाहता हूं, आज से 20 साल पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी 20-25 साल तक चला, उसके बाद में कलर टीवी 20 साल तक चला। तो क्या होता था कि एक छोटा सा भाई या वो 3 साल 4 साल टीवी रिपेयरिंग का कोर्स करता था, आईटीआई में जाता या टीवी रिपेयरिंग करना सीखता, और उसके बाद में वो एक टीवी रिपेयरिंग का छोटा सा अपना दुकान खोलता, लोग टीवी रिपेयर करवाने आता या लोगों के घर पे जाके टीवी रिपेयर करता और काम होता। एक छोटा सा भाई हमारा जो गैरेज का काम सीखता, टू व्हीलर रिपेयर करना सीखता, एंड लोग वहां पे आते, ये लोगों के घर पे जाता एंड टू व्हीलर को लाइक जो भी है उसको रिपेयर करता, मिक्सचर या होम अप्लायंसेस जो कुछ भी है, वो सारे जो फैक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, मैकेनिज्म के साथ जुड़े हुए थे 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले, आज वो 10 या 12 या 15 साल के अंदर देखे दोस्तों क्या बदलाव आया हुआ है। तो पहले हर सोसाइटी के बाहर एक गैरेज हुआ करता था, एंड जहां पे हर एक हमारे भाई को जॉब या बिजनेस या कुछ न कुछ मिल जाता था, रोजी रोटी मिल जाती थी। लेकिन आज क्या हुआ, कैपिटलिज्म की बदौलत आज कंपनी ही अपने सर्विस सेंटर खोल के बैठी हुई है, एंड यदि मैं कोई व्हीकल लूं तो मैं वो मैकेनिक के पास नहीं जाता, मैं किसके पास रिपेयर करवाने के लिए जाता हूं, कंपनी के पास जाता हूं। लोग पहले टीवी 20 साल तक चलता था तो वो सीखते और रिपेयर करते चलता, लेकिन आज सोचिए यदि कोई व्यक्ति एलसीडी रिपेयर करना सीखे, उसके अंदर मास्टरी लाए, उससे पहले टेक्नोलॉजी आउट एलईडी आ जाता है, एलईडी सीखे उससे पहले 6 महीने में ओएलईडी आ जाता है, ओएलईडी सीखे 3 महीने में 3D टीवी आ जाता है, अभी 3D टीवी रिपेयर करना सीखे उससे 6 महीने में तो और कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी दोस्तों। तो ये जो मैकेनिज्म वाला अब तक जो काम हमारा था, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम था, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो हमारा काम था, वो अब तक चला, वो हमारी यूएसपी थी। लेकिन अब उसके अंदर इतना बड़ा जो कैपिटल इन्वेस्ट करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई है, तो वहां पे जो कंपटीशन डेवलप होने जा रहा है, वहां पे अब हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आज से पहले प्रोडक्शन का एंड ट्रेडिंग का जमाना था। आने वाला जो समय है वो सर्विस का समय है, आने वाला जो समय है वो सर्विस का समय है, वो कोलैबोरेशन का समय है, वो नॉलेज का समय है, वो सॉफ्ट स्किल का समय है। उसके ऊपर यदि हम सभी लोग साथ में मिलके जीवा के माध्यम से यदि उसके ऊपर हम ध्यान दें, तो मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाले समय के अंदर हम नंबर 1 बन सकते हैं, हम नंबर 1 बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या आप सभी लोग ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहते हैं? यस और नो? सिंपल सी बात बोलता हूं, नॉलेज बढ़ेगा। देन आफ्टर यदि हम बात करें दोस्तों, तो आने वाला जो समय है वो इमोशन का है, एंड देन आफ्टर यदि हम बात करें तो कोलैबोरेशन का है। सबसे पहला नॉलेज, तो नॉलेज के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात इमोशन, आने वाला जो समय है वो नॉलेज और नॉलेज से भी ज्यादा इमोशन का है। मुझे बहुत खुशी होती है जब पर्टिकुलरली आप सभी लोग यहां पे इकट्ठा है, आप सभी लोग एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच्ड होते हो, और आपको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है आपके बिजनेस को, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को रिप्रेजेंट करने के लिए सेम कम्युनिटी से। बहुत ही अच्छी बात है। क्यों मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि आने वाला जो समय है ना वो इमोशन का है। नॉलेज है, लेकिन नॉलेज से ऊपर यदि हम बात करें तो वो क्या है, वो इमोशन है, वो भावनाएं हैं हमारे। एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं ताकि ये बात क्लियर हो। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने लिफ्ट का इस्तेमाल किया है? एकदम सिली क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी लोगों का मुझे आंसर मिले। कितने लोग हैं सर यहां पे आप सभी लोगों ने लिफ्ट का इस्तेमाल किया है? ओके, एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, आप सभी लोगों ने लिफ्ट का इस्तेमाल किया है। मुझे 2nd फ्लोर पे जाना है, तो लिफ्ट का 2nd नंबर का जो बटन है वो मुझे कितनी बार दबाना चाहिए? कितनी बार? कितनी बार?
एक बार दबाना चाहिए। लेकिन जब आप गुस्से में हो, जब आप जल्दी में हो या मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप में से कितने लोग हैं, ये नॉलेज आपके पास है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा बार लिफ्ट का बटन दबाया हो? जरा हाथ ऊपर करेंगे। एवरीबॉडी। तो नॉलेज है, लेकिन नॉलेज काम में नहीं आता जब हम इमोशनली डिस्टर्ब हो तब। एंड इसीलिए दोस्तों हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल में करना पड़ेगा। एंड इसीलिए ऐसे प्लेटफॉर्म की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। भाईचारे की भावना हमारे अंदर और ज्यादा हमें डेवलप करने की जरूरत रहेगी। देन आफ्टर आता है दोस्तों कोलैबोरेशन। आज से पहले हमने कंपटीशन देखा, लेकिन अब जो समय आने जा रहा है वो कोलैबोरेशन का समय आने जा रहा है। एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, टाटा एंड फियाट एक तरीके से देखने जाएंगे तो वो क्या है? कॉम्पिटिटर। लेकिन वो कॉम्पिटिटर नहीं है दोस्तों, वो कॉम्पिटिटर नहीं है। आने वाले समय में हमें हमारे बिजनेस की जो मेंटालिटी है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाला समय कंपटीशन के ऊपर नहीं, कोऑपरेशन के ऊपर काम करने वाला है। आज जो टाटा है वो फियाट की कार बेचता है। अग्रीड? यस और नो? यस। एंड एक दूसरी बात मैं आपको बोलूं तो जो फियाट कंपनी के इंजिन्स है वो मारुति स्विफ्ट डिजायर जो आज बहुत अच्छी कार बिक रही है, उसके अंदर फियाट का इंजन है। फियाट कंपनी ने नहीं बोला कि आप हमारा इंजन मत यूज करो। वहां पर कंपटीशन नहीं है, क्या है? कोऑपरेशन है। दूसरी बात बोलूं, आज वोडाफोन का टावर हो उसको एयरटेल यूज करता है, उसको बीएसएनएल भी यूज करता है। बीएसएनएल का टावर हो बाकी के सारी कंपनी यूज करते हैं। सभी लोग साथ में मिलते हुए काम करते हैं। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, हमें हमारे बिजनेस के लिए, हमारे ट्रेडिंग के लिए, हमारे सर्विस सेक्टर्स के लिए भी ऐसा ही कुछ कोलैबोरेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में 3 फैक्टर्स काम करेंगे। सबसे पहला और ज्यादा क्या बढ़ने वाला है? क्या बढ़ने वाला है? नॉलेज बढ़ने वाला है। दूसरा किसके ऊपर हमें कंट्रोल करना थोड़ा सा जानना पड़ेगा? इमोशन। एंड देन आफ्टर आने वाला समय है वो किस बात के ऊपर है दोस्तों? कोलैबोरेशन के ऊपर है। एंड यदि आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, यदि आप इमोशनली हेल्दी रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों के इमोशनल जो कंट्रोल है वो उनके खुद के हाथों में नहीं है। लोगों का खुशी का रिमोट कंट्रोल वो दूसरे लोगों के हाथ में है। कैसे? तो जब आप कार चला रहे हो और पीछे वाला जब हॉर्न मारता है तो वो आपसे सहन नहीं होता, और आप आगे फोकस करने की जगह पे, आपके गोल के ऊपर फोकस करने की जगह पे पीछे वाले के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो। अग्रीड? यस और नो? तो हमारे जो इमोशंस है वो हमारे कंट्रोल में, मुझे सभी लोगों की आवाज ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें हमारे काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, हमें हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। ये 3 जो फैक्टर्स है, ये 3 फैक्टर्स को यदि हम ध्यान में रखें दोस्तों, तो ये 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स को ध्यान में डेवलप करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के सिस्टम को सीखना पड़ेगा, मोटिवेशन को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लीडरशिप, आज से पहले यदि लीडरशिप स्किल्स नहीं थी, लोगों को टैकल करने की स्किल्स नहीं थी, तो हमारे अंदर चलता था। क्यों? क्योंकि टेक्निकल ब्रेन था, प्रोडक्शन के अंदर एंड ट्रेडिंग के अंदर ही काम करता था। लेकिन आने वाले समय में यदि हमें नंबर 1 बनना है तो नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, सर्विस के ऊपर फोकस करना है। तो यदि हमें नॉलेज के ऊपर, सर्विस के ऊपर फोकस करना है तो हमें लीडरशिप स्किल्स को जानना पड़ेगा। लीडर यदि आप बनना चाहते हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपकी जॉब के अंदर, आपके प्रोफेशन के अंदर, तो एक बात आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों, लीडरशिप क्या है? तो लीडरशिप इज नॉट व्हाट यू वर, बट इट इज अबाउट व्हाट यू वांट टू बी। आप क्या थे वो लीडरशिप नहीं है, आप क्या बनना चाहते हैं वो लीडरशिप है। काफी सारे लोगों का जब मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने जो सफलता पाई या जीवन में जो निष्फलता पाई या वो जैसे है, वो ज्यादातर लोग वैसा मानते हैं कि उनकी पास्ट की बदौलत है। काफी सारे लोग सफल नहीं होते तो अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपने माता पिता को ब्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, मैंने इंग्लिश का नॉलेज नहीं लिया, आज मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा एंड इसीलिए आज मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूं। मेरे पास ये अटायर नहीं है, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास ये पावर नहीं है, मेरे पास ये कॉन्टेक्ट नहीं है, इसीलिए मैं अनसक्सेसफुल हूं या कम सक्सेसफुल हूं। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं। एक आप लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आज आप जो भी हैं, जहां पर भी हैं, आपको लगता है कि वो आपकी पास्ट की बदौलत है? यस और नो? मुझे आप सभी लोगों का जेन्युइन रिप्लाई चाहिए, यस और नो। यदि आपका पास्ट अलग होता, यदि आपका पास्ट अलग होता,
यदि आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता, यदि आपका एजुकेशन अलग होता, यदि आपका फ्रेंड सर्कल अलग होता, यदि आपने जो बिजनेस चूज किया वो अलग होता, तो आज आपका प्रेजेंट अलग होता। यस और नो? मुझे सभी लोगों की जोर से आवाज चाहिए, गला मेरा दर्द करना चाहिए, आपका नहीं। मुझे आप सभी लोगों की आवाज चाहिए, यस और नो? आंसर इज नो। आंसर इज एब्सोल्युटली, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को 1% भी इफेक्ट नहीं करता, 1% भी इफेक्ट नहीं करता। थोड़े से एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप आने वाले समय में इंडिया के अंदर बहुत अच्छे लीडर बन पाए। एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, हम जो है वो पास्ट नहीं फ्यूचर डिसाइड करता है। आप में से कितने लोग हैं जो हर सैटरडे को यहां पे आते हैं और पूरे दिन बैठते हैं यहां पे? आप में से कितने लोग हैं, जरा हाथ ऊपर करेंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। हर कोई नहीं आता, कोई भी यहां पे नहीं आता। काफी सारे लोग यहां पे हैं जो बिजनेसमैन है, काफी सारे लोग जो अब्रॉड से यहां पे आए हुए जो हमारे गेस्ट है। एक सिंपल सी बात आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या ये सैटरडे संडे को करने के लिए कुछ नहीं था? टोटली फ्री थे और ऐसा लगा कि चलो अहमदाबाद थोड़ा सा घूम के आते हैं एंड इसीलिए आप आए? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एक सिंपल सी बात आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, यदि आपका यहां पे आने का जो मिशन था, जो गोल था, वो डिसाइडेड नहीं, तो आप लोग यहां पे हर सैटरडे संडे को आते नहीं। इनके पास करने के लिए सभी लोगों के पास कुछ न कुछ काम थे, वो छोड़े एंड फिर भी यहां पे आए। क्यों आए? क्योंकि पास्ट में आज से महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले आपने किसके बारे में सोचा? फ्यूचर के बारे में सोचा। हेलो, आपने पास्ट के बारे में नहीं, 6 महीने पहले आपने फ्यूचर के बारे में सोचा कि मुझे ये जीवा का कॉन्फ्रेंस है और उसका ये हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंस है, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। मैं यहां पे मिस्टर जाफरी जो हमारे कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे, जो पूरी जो मैनेज यहां पे जो है जीवा की टीम, वो 2 महीने से 3 महीने से लगी हुई थी। उनकी मेहनत, हालांकि उनको उतना मिलना नहीं हुआ, लेकिन जो मेरी टीम है वो देखा कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। 2 महीने 3 महीने से ये मेहनत चल रही थी, तब जाके ये हुआ। उनको 2 महीने के लिए वो फ्री तो बैठे नहीं थे, लेकिन उनका प्रेजेंट बदल गया जब उन्होंने फ्यूचर के बारे में कुछ अलग सोचा। एक सिंपल सी बात बोलो, यदि आपने नहीं सोचा होता कि मुझे जीबा की कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो आज आपका प्रेजेंट अभी जो है वो सेम होता या अलग होता? मुझे सभी लोगों की आवाज चाहिए। अलग होता। तो समझने वाली यहां पे बात आती है, आपका जो प्रेजेंट, आपका सभी लोगों का पास्ट तो जो था वो था, लेकिन आपका प्रेजेंट किसने डिसाइड किया? आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा उसके लिए। अग्रीड? यस और नो? सोचो आज शाम को आपको स्विट्जरलैंड घूमने के लिए जाना हो एंड आज शाम की अभी अहमदाबाद से आपकी 8 साढ़े 8 बजे आसपास का डिपार्चर हो, तो आप में से कितने लोग हैं जो यहां पे बैठे होते हैं? आपका पास्ट तो सेम ही है, लेकिन जब फ्यूचर का प्लान बदल गया तो आपका अभी का प्रेजेंट भी, मुझे सभी लोगों की आवाज से, ये प्रेजेंट भी बदल गया दोस्तों। तो सेम वे मैं आपको बोलना चाहता हूं दोस्तों कि यदि आप फ्यूचर का प्लानिंग करेंगे तो आपका जो प्रेजेंट है वो बदल जाएगा। आज आप सक्सेसफुल है या कम है, उसका पास्ट के साथ जरा भी लेना देना नहीं है, जरा भी लेना देना नहीं है दोस्तों। आप फ्यूचर को, अपनी कम्युनिटी को, अपने बिजनेस को फ्यूचर में कहां पे लेके जाना चाहते हैं, वो सोच ज्यादा मायना रखती है। हालांकि आप कहां पे पैदा हुए, क्या आपका एजुकेशन है, कौन से आपके फ्रेंड सर्कल थे, वो उतना मायना नहीं करता। तो हमें फ्यूचर के बारे में जानना पड़ेगा दोस्तों। फ्यूचर के बारे में हमें थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ेगा। तो क्या आप सभी लोग फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं? यस और नो? एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, यहां पे यदि हम लीडर की बात करें, आप सभी लोग यहां पे बैठे हैं, लीडर है अच्छे। यदि हम लीडर्स की बात करें और वर्ल्ड के सबसे महान लीडर की बात करें तो वो कौन है? कौन है? कौन है? महात्मा गांधी। एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, जो भी लोग लीडर बने ना, उन्होंने पास्ट को पकड़ के नहीं बैठे। एक आम इंसान है वो पास्ट को पकड़ के बैठता है, एंड जो लीडर है वो फ्यूचर का प्लानिंग करता है। महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते हो? यस और नो?
महेंद्र सिंह धोनी 2001 के अंदर टिकट चेकर के तौर पे काम किया करते थे, टीसी के तौर पे काम किया करते थे, लेकिन उस समय पे उन्होंने विजन देखा, उन्होंने मिशन देखा कि मुझे 2011 में वर्ल्ड कप लाना है। उस दिन महेंद्र सिंह धोनी वो धोनी बना जो 30,000 कमाता था। उसने फ्यूचर के बारे में जब सोचा तो वो अब 30 सेकंड की एड का 5 करोड़ लेता है। उसका पास तो नॉर्मल ही था, लेकिन उसने किसके बारे में प्लान किया, किसके बारे में सोचा? फ्यूचर के बारे में सोचा। अब्दुल कलाम तो उनका बैकग्राउंड अब सभी लोगों को पता है कि बचपन में उनको काफी सारी दिक्कतें आई, काफी सारी मुश्किलें आई, लेकिन उनका जो सोच था, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतने गरीब बैकग्राउंड से हूं, मेरे मम्मी पापा के पास ये फैसिलिटी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने पास्ट के बारे में नहीं सोचा। जब वो न्यूज़पेपर बेचते थे तब वो कहते थे बचपन के अंदर कि मुझे बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना है। पास्ट के बारे में सोचा या फ्यूचर के बारे में? सिंपल सी बात है दोस्तों। तो यदि एक अब्दुल कलाम सोचे कि 2000 के साल में कि 2020 में मुझे इंडिया को सुप्रीम पावर बनाना है, तो वो फ्यूचर की सोच उसको लीडर बना सकती है, मिसाइल टेक्नोलॉजी में उसको वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 बना सकती है। तो सोचे एक साथ में इतने सारे लोग यदि जीबा के प्लेटफॉर्म से अपनी कम्युनिटी के फ्यूचर के बारे में सोचे तो अपनी कम्युनिटी कहां पे पहुंच सकती है। हमें फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा दोस्तों। एंड दूसरी एक मैं बात बोलूं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी एंड मोहनदास करमचंद गांधी दोनों इंसान तो एक ही थे ना, दोनों इंसान एक ही थे, लेकिन दोनों की जो लाइफ थी उसमें काफी फर्क था। यदि मैं मोहनदास करमचंद गांधी की बात करूं तो एज ए लॉयर ही वाज अ फेलियर। वो अच्छे पब्लिक स्पीकर भी नहीं थे, वो अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं थे, वो एज ए लॉयर उतने सक्सेसफुल नहीं थे। लेकिन जिस दिन कोई एक व्यक्ति ने उनको ट्रेन से बाहर निकाला, समझना ये कंसेप्ट को समझना है, उनको ट्रेन से बाहर निकाला तो उन्होंने पास्ट के बारे में कंप्लेन नहीं की कि आपने मुझे धक्का क्यों मारा, अब मैं केस करूंगा आपके ऊपर। उन्होंने पास्ट के ऊपर नहीं सोचा। उन्होंने उस दिन जब उनको ट्रेन से धक्का मार के स्टेशन के ऊपर बाहर फेंका गया, उस समय पे उन्होंने 50 साल के बाद के फ्यूचर को देखा। आपने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला, मैं आपको देश से बाहर निकालूंगा। जिस दिन उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा उसी दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ। तो सेम में दोस्तों मैं बोलता हूं, आप यदि आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी किसके बारे में सोचना पड़ेगा? आज तक एजुकेशन नहीं था, दैट्स फाइन, अब एजुकेशन के ऊपर काम करें। कितना एजुकेशन का रेशियो लाना है उसके ऊपर हम काम करें। अब तक हम सर्विस इंडस्ट्रीज में नहीं थे, दैट्स फाइन, लेकिन आने वाले समय में सर्विस इंडस्ट्री में, जैसे आज तक मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के अंदर हमारी बोलबाला थी, वैसे आने वाले 25 साल के अंदर वर्ल्ड की कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो जिसके अंदर हमें जाना है और उसके अंदर हमें टॉप पे पहुंचना है, वो मिशन आपको आज देखना पड़ेगा। वो मिशन आपको देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला सर्विस का है दोस्तों। लोग 200 रुपए की शर्ट लेते हैं, लेकिन वो 1.5-2 साल तक पहनते हैं, उसकी सर्विस माने इस्त्री करवाने में 500 रुपया खर्च करते हैं। तो प्रोडक्शन एंड ट्रेडिंग वाला उतना पैसा नहीं कमाया। एंड इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको पता चला कि मैं होंडा एक्टिवा बेचता हूं, 2,500 रुपया मिलता है, उसका 5 साल तक सर्विस करो तो मेंटेनेंस का 20,000 रुपया मिलता है। एंड दैट इज द रीजन कि जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वो सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर जा रही है। तो अब हमें भी हमारी जो डायरेक्शन है, हमारी सोच है, वो हम सबको साथ में मिलके कुछ बदलाव लाना पड़े। मुझे सभी लोगों की आवाज ही है, बदलाव लाना पड़े दोस्तों। तो इस तरीके से महात्मा गांधी। और दूसरी मैं आपको बात बोलना चाहता हूं, काफी सारे लोग कहते हैं कि गरीब तो उनका नसीब अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो गरीब होते हैं। कई लोग मिडिल क्लास, काफी सारे लोग वो सोच बना के यहां पर बैठे हुए होते हैं। लेकिन एक बात आपको, एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग अमीर होते हैं वो अमीर क्यों होते हैं? जो लोग वेल्दी, बहुत ही अमीर होते हैं, वो बहुत ही अमीर क्यों होते हैं? जो गरीब होता है वो गरीब क्यों होता है? वो गरीब गरीब है, उसका उसके पास्ट के साथ, उसके नसीब के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल देने जा रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। यदि आपने ये टिप को, ये लाइफ को, ये एग्जाम्पल को यदि आपने आपके जीवन के अंदर उतार दिया दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जैसे मैं यहां पे आया तो कार काफी सारी थी, लेकिन आने वाले भी, जैसे कि 19वां ये फंक्शन है, ऐसा होना चाहिए
कि 25 या 30वां फंक्शन हो तो जो भी लोग आए हर एक व्यक्ति मर्सिडीज एस क्लास एंड BMW एंड ऑडी में ही आए। तो उतनी यदि हमें हमारी कम्युनिटी को वेल्दी बनानी है तो उसका एक सीक्रेट आपको बताने जा रहा हूं। एंड सीक्रेट क्या है दोस्तों? जो पुअर व्यक्ति है उसकी सोच क्या होती है, जो मिडिल क्लास है उसकी सोच क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको बोलूं तो जो पुअर व्यक्ति है ना वो एक दिन के बारे में ही सोचता है। जरा सोचें, गरीब गरीब इसीलिए नहीं है क्योंकि वो गरीब घर में पैदा हुआ, उसके पास एजुकेशन नहीं, ऐसा जरा भी नहीं, ऐसा जरा भी नहीं। उसकी सोच सिर्फ एक दिन की हो वही व्यक्ति जिंदगी भर गरीब रहता है, वो व्यक्ति ही जिंदगी भर गरीब रहता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, कोई रास्ते पे कोई भिखारी हो, भिखारी आपके पास आता है और बोलता है कि अल्लाह के नाम पे दे दो, आपने 2 5 रुपया 10 रुपया आपने उसको दिया, उसके बाद में हम एडवाइस देते, क्या देते? इतना यंग है, हट्टा कट्टा है, भाई जरा काम हमारे वहां पे आना है, वैसे भी स्टाफ की कमी है। लेकिन वो क्या बोलता है? साहब काम नहीं। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी जॉब करने के लिए, काम करने के लिए 1 महीने की सोच चाहिए दोस्तों, 1 महीने की सोच चाहिए। ये जब सुबह में उठता है तो वो रात के खाने के बारे में भी नहीं सोचता, वो सोचता है नून का खाना हो जाए, लंच हो जाए, दैट्स फाइन। लंच का वो उसका कंप्लीट होगा, उसके बाद में वो गार्डन में जाके 2 घंटा सो जाएगा। आपके पास और मेरे पास उससे ज्यादा पैसा है, लेकिन लंच के बाद हमें नींद आती है तो हम चाय पिएंगे, नींद है तो भी हम कुछ थोड़ा सा चक्कर लगा के काम करेंगे। वो काम नहीं करेगा, वो 2 घंटे गार्डन में जाके सो जाएगा। हमको लगता है कितना खुश नसीब है। वो खुश नसीब नहीं, उसकी सोच ही उससे ज्यादा है ही नहीं। और शाम को 6 बजे वो सोचना शुरू करेगा कि डिनर का क्या प्लान करें। डिनर के बाद वो आराम से सोएगा, रात को आपको 2 बजे तक नींद नहीं आएगी क्योंकि कल कोई असाइनमेंट आपको भेजना है, लेकिन वो आराम से सो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन की उसकी सोच ही नहीं है। दोस्तों एक सिंपल सी बात बोलता हूं, वो जो गरीब व्यक्ति है वो गरीब इसीलिए है क्योंकि उसकी सोच कितने दिन की है। यदि अब्दुल कलाम गरीब हो एंड वो 20 साल के बाद का सोचे तो वो अब्दुल कलाम बन सकते हैं। धीरू भाई अंबानी गरीबी के अंदर 700 रुपये कमाते वक्त वो पेट्रोल पंप पे, जब पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे तब वो कहते थे, तब वो 20 साल के बाद का, 25 साल के बाद का सोचते थे। 700 रुपया सैलरी होते वक्त वो सोचते थे कि एक दिन एशिया की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल की रिफाइनरी मेरी होगी। तब वो जब 700 रुपया कमाते थे तब वो कहते थे। दोस्तों एक सिंपल सी बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप नसीब में मानते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो एक बात आप थोड़ा सा एक जैसे कि धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप भरने वाले से इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, यदि नसीब साथ नहीं देता तो अहमदाबाद के अंदर तकरीबन 1000 पेट्रोल पंप होंगे और हर पेट्रोल पंप पे 10-10 लोग काम करते होंगे। उसका मतलब कि आने वाले 25 साल के बाद 10,000 धीरू भाई अंबानी का मार्केट आएगा सिर्फ अहमदाबाद में। यस और नो? क्योंकि धीरू भाई अंबानी का नसीब, हेलो क्या हुआ? एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, धीरू भाई अंबानी ने 20 साल के बाद का सोचा था। कोई भी पेट्रोल पंप अटेंडेंट को आप मिलना और मिलने के बाद आप पूछना कि तेरी लाइफ का मिशन क्या है, तेरी लाइफ का गोल क्या है, तो वो बोलेगा क्या गोल? अभी अच्छा ठंडा माहौल है तो अभी रात को घर पे जाने से पहले, यहां पे गुजरात के दाल वड़ा बहुत फेमस है यहां पे, तो वो सोचेगा कि घर पे जाने से पहले गुजरात के दाल वड़ा मुझे खाने हैं और उसके बाद में सोना है। उसका सोच उससे ज्यादा होगा ही नहीं। उसका सैलरी 8,000 है तो 10,000 से ज्यादा वो सोचता ही, इसीलिए वो कुछ करता ही, इसीलिए वो कुछ बनता ही। इन लोग उसे नसीब का नाम देते हैं। हेलो, हमें हमारी सोच के अंदर बदलाव लाने की जरूरत। किसके बारे में सोचना है? हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है। जो गरीब है वो गरीब इसीलिए है क्योंकि वो एक दिन के बारे में सोचता है। यदि हम हमारी कम्युनिटी को रिच बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सोच को लंबी करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो मिडिल क्लास है वो 1 मंथ के बारे में सोचता है। जो सैलराइड लोग हैं, सैलरी की डेट 7 तारीख हो, उसकी जगह 8 और 9 हो जाए तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। यस और नो? लेकिन सोचो, आप बिजनेसमैन हो, आपका कोई क्लाइंट आपको फोन करता है कि यार मैं आपको 9 तारीख को पेमेंट देने वाला था लेकिन ये महीना थोड़ा सा टाइट है, नेक्स्ट मंथ को दूंगा। तो वो क्या बोलता है?
उसको भी पैसे की जरूरत तो है, उसका भी उसके अंदर कैपिटल लगा हुआ है, उसको भी उसके स्टाफ को सैलरी देनी है, लेकिन जो वो व्यक्ति है जॉब करने वाला, वो 1 महीने का ही सोचता है। 1 महीने के बाद उसका डेडलाइन, उसका एक्सपायरी डेट आ गया सोच का। ये जो बिजनेसमैन है उसको भी पैसे की जरूरत है, लेकिन वो नहीं सोचता कि इसने मेरा लास्ट महीने का पेमेंट नहीं दिया, वो ये सोचता है कि आने वाले 3 साल में मुझे वो बिजनेस देने वाला है। एंड इसीलिए वो बोलता है कोई बात नहीं, ये महीने मैं थोड़ा सा संभाल लूंगा, लेकिन वो कस्टमर को संभालेगा। क्यों? क्योंकि वो लास्ट महीने के पेमेंट को नहीं देखता, वो 2 साल में आने वाले बिजनेस को देखता है। अग्रीड? यस और नो? एंड उसकी जो सोच बड़ी है, इसीलिए वो अपर मिडिल क्लास के अंदर है। जो रीच है वो 3 इयर्स की सोच लेके चलते हैं। एंड जो लोग वेल्दी होते हैं उनकी 10 साल से ऊपर की सोच होती है। उनके जो प्लानिंग्स होते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो जो प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, वो 10 साल से ऊपर के होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 2 दिन के अंदर जब हम सभी लोग साथ में इकट्ठा हुए हैं, तो क्यों ना 10 साल से बड़ा हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे सभी भाई बहनों के लिए कुछ एक बड़ा गोल आप सभी लोग साथ में मिलकर डिसाइड करें। 10 साल से बड़ा, 10 साल से बड़ा, एंड उसके ऊपर आप काम करना शुरू करें। एंड मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, तभी हमारी जो कम्युनिटी है वो वेल्दी बनेगी। दूसरी बात यहां पे थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं ये जो शेविंग करते हैं, रेजर, सबसे वर्ल्ड की बड़ी कोई कंपनी है तो वो कौन है? जिलेट। जिलेट की कंपनी ने जब शुरू किया तो उसका पहला साल का टर्नओवर कितना था, कितने रेजर बिके थे? एंड दैट वाज जस्ट 168 रेजर्स ओनली। यदि आप लॉजिकल सोचेंगे, यदि उनके जो ओनर थे उनका लंबा विजन नहीं होता, तो डू यू थिंक ये बिजनेस हमें कंटिन्यू करना चाहिए? यस और नो? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। उन्होंने वो बिजनेस को कंटिन्यू रखा क्योंकि उनकी सोच 1 या 2 साल की नहीं थी, 10 साल के बाद की उनकी सोच थी। तो हम जो सोचेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा प्रेजेंट बदल जाएगा दोस्तों। देन आफ्टर मैं आपको बोलूं कोका कोला, तो पहले साल के अंदर उनका सिर्फ 400 बोतल उनका बिका था, 400 बोतल उनका बिका था। देन आफ्टर मैं बैंक ऑफ अमेरिका की बात करूं जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक है, एक रिटायर्ड व्यक्ति, उसने सोचा कि यार मैं रिटायर्ड हूं तो मैं क्या करूं, तो उसने बैंक ऑफ अमेरिका करके उसकी जो बालकनी थी वहां पे उसने बोर्ड लगाया और घर के अंदर बैठे बैठे ही उसने सोचा कि मैं यहां पे बैंक शुरू करता हूं। 1 महीने तक उसने वो बोर्ड लगाया था, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल को सबको बताया, लेकिन किसी ने अकाउंट नहीं खोला था। 1 महीने के बाद वो सोचता है यार इसका ओपनिंग हुआ लेकिन कोई मुहूर्त ही नहीं हुआ। तो वो सोचता है कि किसी ने नहीं खोला तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो खोल लूं अकाउंट। एंड उन्होंने खुद का अकाउंट खोला एंड खुद की बैंक में खुद ने पैसा डाला। एंड आज बैंक ऑफ अमेरिका कहां पे है वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं दोस्तों। लेकिन हर एक व्यक्ति की शुरुआत भले कहीं से भी हुई, लेकिन उनका जो विजन था, उनकी जो सोच थी वो लंबी थी। तो हमें कुछ दूर का सोचना पड़ेगा दोस्तों। ज्यादातर यदि हम बात करें, थोड़े समय के लिए स्लाइड रखेंगे, जीवन की यदि हम बात करें, बिजनेस की यदि हम बात करें, ये आप आपके बिजनेस में, आप आपके प्रोफेशन में, आपकी जॉब में कैसे अप्लाई करें। एक सिंपल सी बात, ज्यादातर लोगों के जीवन के अंदर वॉट का जो सर्कल है ना वो सबसे बड़ा होता है। वॉट, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, लेकिन क्यों करना है वो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। मैं आज तक तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोगों की लाइफ को मैंने टच किया हुआ है और सबसे ज्यादा मैं प्रोग्राम्स पेरेंटिंग के ऊपर देता हूं कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दिए जाए। एंड अहमदाबाद है या सूरत है, महाराष्ट्र और गुजरात, काफी सारी जगह पे, काफी सारे स्कूल्स के अंदर, काफी सारी कम्युनिटी के साथ में हमने काम किया हुआ है। और एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों कि मैं, यदि आज लोग सफल मानते हैं, लेकिन मेरी उम्र आज 28 साल है, 28 साल मेरी एज है और मेरी शादी अभी 8 महीने पहले हुई, 6-8 महीने पहले। और 5 लाख पेरेंट को मैं गाइड कर चुका हूं कि पेरेंट में से सक्सेसफुल पेरेंट कैसे बने। एट द एज ऑफ 22 मैंने मेरे करियर की शुरुआत की थी पेरेंटिंग के अंदर, पेरेंटिंग के टॉपिक को लेकर। लेकिन मैंने जो मेरी लाइफ की शुरुआत की थी वो की थी मैकेनिक के तौर पे, 2 व्हीलर रिपेयर करने से। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था, उस समय पे स्कूल की फीस पे करने के लिए घर में पैसे नहीं थे,
तो मैंने वो पास्ट को नहीं देखा, लेकिन मैंने फ्यूचर को देखा कि मुझे एक दिन ऐसा चाहिए एट द एज ऑफ 35 कि मेरा 7 कंट्री में ऑफिस होना चाहिए, 7 दिन का 7 गाड़ी चाहिए, जो कलर का सूट पहना वो कलर का गाड़ी मेरे को चाहिए एट द एज ऑफ 35। 7 ऑफिस चाहिए, 7 बंगलोज चाहिए, वो सारी चीजें चाहिए, वो मैंने सोची हुई थी और उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। मेरे साथ में जो भी मेरे फ्रेंड्स थे उनकी सोच गरीबों वाली थी, मेरी सोच अमीरों वाली थी, एंड मैंने उसके ऊपर काम किया। एक सिंपल सी बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, मैंने मेरे जीवन के अंदर मेरे वाई को क्लियर किया था बचपन से। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने जीवन के अंदर वाई को क्लियर किया था। ज्यादातर मैं डॉक्टर्स को मिला हूं, काफी सारे कंपनीज के साथ में हम जुड़े हुए हैं, काफी सारे कॉर्पोरेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। कोई 100 करोड़ की कंपनी है, उसको जब मैं उनके एमडीज के साथ काउंसलिंग के लिए बैठता हूं और उनको पूछता हूं कि आने वाले 5 साल का आपका गोल क्या है, वो बोले वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि मार्केट कैसा जाएगा। मैं बोलता हूं वो मार्केट यहां पे है भाई। काफी सारे लोग बोलते हैं धंधा पानी कैसा चलता है, धंधा पानी कैसा चलता है। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, धंधा तो अच्छा चलता है, शर्त कि आपके अंदर पानी होना चाहिए। पानी होना चाहिए तो धंधा तो अपने आप चलता है दोस्तों। मैंने जब 22 साल की उम्र पे पेरेंटिंग के अंदर प्रोग्राम देने की शुरुआत की तो उसके अंदर कोई करियर नहीं थी, कोई करियर नहीं थी कि मम्मी पापा एक छोटे बच्चे के पास आके सीखे कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी। और काफी बार तो हमारे ऊपर धमकी के फोन आते थे कि ये सब बंद करो, ये क्या हमको आप सिखाओगे। लेकिन आज मैं आपको बोलूं दोस्तों, वो विजन था, वो मिशन था, उसके ऊपर जब मैंने काम किया तो आज यहाँ पे या कहीं पर भी मैं बोलने के लिए जाता हूं तो 2 घंटे के लिए तकरीबन 35 से 50 हजार के बीच में चार्ज होता है मेरा। एक दिन का लेक्चर देने के लिए मैं 1 लाख रुपया चार्ज करता हूं और लास्ट 3 साल से मैं रिटायर्ड हूं। तो मैं मैकेनिक था, मेरे पास भी टेक्निकल ब्रेन था, लेकिन उसको मैंने सर्विस से रिलेटेड मैंने ट्रेन किया। क्यों? क्योंकि मैंने विजन देखा, मैंने मिशन देखा। सेम वे दोस्तों बोलना चाहता हूं, आप लोगों को भी आपके जीवन का, आपके प्रोफेशन का वाई सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप आपके व्यवसाय में हो तो क्यों हो पता ही नहीं है। पापा करते थे और हम आ गए, कुछ पता नहीं है। लेकिन आपके जीवन का वाई डिसाइड करो। आपके वहां पे जब कोई स्टाफ आता है ना, उसको जब आप अपॉइंट करते हो तो पहले वीक में क्या चलता है, क्या काम करना है और कैसे काम करना है, उसका महीने तक ट्रेनिंग चलता है। किसके बारे में चलता है? क्या काम करना है और कैसे काम करना है। और जब हम उसका रिपोर्टिंग भी लेते हैं तो भी वो किसके ऊपर होता है, क्या काम किया और कैसे काम किया। एक बात बोलूं दोस्तों, आपका स्टाफ मन लगा के काम नहीं करता, आपका स्टाफ दिल लगा के काम नहीं करता। जस्ट बिकॉज वो ये जॉब कर रहा है, वो क्यों कर रहा है वो उसको भी पता नहीं है। आपकी कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है, वो वाई आपने उसको बताया ही नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि उसका दिल वो वहां पे जुड़ता ही नहीं है, उसकी भावना वहां पे जुड़ती ही नहीं है। एंड यदि भावनाएं ना हो, इमोशन ना हो, तो नॉलेज तो लिफ्ट में काम नहीं करता, तो फिर इतनी बड़ी बातों में कहां पे काम में आएगा दोस्तों। तो हमें सबसे पहले हमारे जीवन के वाई को क्लियर करना पड़ेगा। देन आफ्टर हमारी जो टीम है उसके वाई को हमें क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी जो कंपनी है उसका क्या मिशन है, क्या विजन है, आप लोगों को क्या देना चाहते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूं दोस्तों। अल्टो कार आपने देखा है, उसका स्लोगन तो क्या है, लेट्स गो। अब जो भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है ना, उसके पंचलाइन पढ़े तो उसके अंदर वाई होए, उसके अंदर हाउ एंड व्हाट नहीं है। एप्पल कहता है थिंक डिफरेंट, सिंपल सी बात है। वो नहीं बोलता कि हम वर्ल्ड के सबसे अच्छे लैपटॉप बनाते हैं, हम ऐसे लैपटॉप बनाते हैं। वो अपनी जो लैपटॉप की जो फैक्ट्री है वो एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखाता। हाउ एंड व्हाट के ऊपर उसका फोकस नहीं है, उसका फोकस वाई के ऊपर है दोस्तों। वो थिंक डिफरेंट, लोगों से हम जरा हटके हैं, सिंपल सी बात है। बाकी जो भी कंपनी जो भी करे हम उससे अलग करेंगे। सेम वे हमें भी हमारी कंपनी के बारे में, वाई के बारे में सोचना पड़ेगा। व्हाट डू यू रियली वांट, आप आपके जीवन के अंदर आप क्या चाहते हो, आपके जीवन का गोल क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है दोस्तों। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आज आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। यहां पे आप आए, सुबह में आए, खाना खाया, एंजॉय किया, सभी एक दूसरे लोगों को मिले, ताली बजाए और घर पे चले गए, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों।
आज आपको जब आप रात आपको सोते हो, सोने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा कि आपके जीवन का वाई क्या है, आप रियली जीवन में क्या चाहते हो। एंड जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तो मैंने मेरे जीवन के अंदर देखा है दोस्तों, मैंने जो भी चीज सोची हुई थी वो हर एक चीज मुझे मिली। अब्दुल कलाम ने जो सोचा हुआ था वो उनको मिला। महात्मा गांधी ने सोचा हुआ था कि मुझे अहिंसा के माध्यम से देश को आजाद करना है। जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही, आपके घर पे कोई चोर आए एंड आप उसको बोलो कि जब तक तू बाहर नहीं जाएगा तब तक मैं यहां पे बैठूंगा और उपवास करूंगा। तो वो बोलेगा तू उपवास कर, अच्छा है, वो खाना भी मैं लेके जाता हूं। और जब 10 लाख चोर देश में घुसे हुए थे तो काफी सारे लोग मानते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, काफी सारे लोग मानते थे कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनका जो विजन था वो 20 साल 25 साल 50 साल के बाद था। उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया दोस्तों। तो उपवास करते हुए एक नहीं 10 लाख चोरों को भी घर से बाहर भगाया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा दोस्तों, सोच बदलनी पड़ेगी। एक सिंपल सी बात है, कोई भी महान काम करने से भी यदि कोई कठिन काम है तो मैं बोलता हूं वो महान काम के बारे में सोचना, महान काम के बारे में सोचना। एंड यदि हम सभी लोग वो कुछ सोचे तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहां पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, हमारी सोच का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। एंड उसके लिए एक मूवी आया था, मूवी का नाम था द सीक्रेट। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये मूवी को सुना है, देखा है या इससे रिलेटेड बुक पढ़ी है? काफी कम है। मैं सबसे पहले रेकमेंड करूंगा कि आप सभी लोगों को साथ में मिलते हुए द सीक्रेट मूवी देखना चाहिए। द सीक्रेट मूवी देखना चाहिए। ये मूवी है जिसको देखते हुए काफी सारे लोग करोड़पति बन गए। ये मूवी है जिसको देखते हुए काफी सारे, तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों ने अपने कैंसर को ठीक किया मूवी देखते देखते। हेलो, ये मूवी है जो वर्ल्ड के अंदर बेस्ट सेलर हुआ और उससे रिलेटेड बुक हर एक लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। वर्ल्ड के अंदर मोर देन 13-14 लैंग्वेज से ज्यादा उसका ट्रांसलेशन हुआ है। ये हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों के अंदर ये मूवी अवेलेबल है। और उसके अंदर सोच के बारे में बताया गया है कि हमें हमारी सोच को ज्यादा पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। तो यहां पे हम देखते हैं दोस्तों, ये जो व्यक्ति है उनका नाम है जैक कैनफील्ड और इन्होंने एक बुक लिखी हुई है जिसका नाम है चिकन सूप फॉर द सोल। शायद आप सभी लोगों ने वो बुक के बारे में सुना हो या वो बुक पढ़ी हो। उनके ये ऑथर है, जब ये पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सुन रहे थे, समझ रहे थे, तब उनकी सालाना इनकम थी $8,000। तब कोई व्यक्ति ने इनको सिखाया कि आप आपकी उम्मीद से बड़ा कुछ सोचो, आपकी जो ताकत है उससे कुछ बड़ा सोचो, पानी भरने का काम करो, धंधा तो अपने आप हो जाएगा। तो ये व्यक्ति ने सोचा कि मुझे साल का $1 लाख कमाना है। सोचो, $8,000 में से $1 लाख के ऊपर उन्होंने सोचा। $1 लाख की उन्होंने नोट बनाई, छत पे चिपकाई और उसके बारे में कंटिन्यूअस सोचते रहे। सोच को बदलेंगे दोस्तों तो सितारे अपने आप बदल जाएंगे। तो उन्होंने अपनी सोच को बदला, $1 लाख के बारे में सोचा। एंड देन आफ्टर उनकी जो इनकम थी वो $8,000 से डायरेक्टली 92 या $93,000 पे पहुंची। 92,000 93,000 पे पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि यदि $1 लाख मिल सकता है तो 10 लाख के बारे में क्यों ना सोचे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो ऊपर से अल्लाह आपको बिल भेजता है कि आपने पॉजिटिव सोचा तो इसका इतना वैट लगेगा, इतना आपको, आपने पॉजिटिव सोचा, आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो गई, चलो इसका टैक्स इतना निकालो। ऐसा होता है? यस और नो? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो क्यों नहीं पॉजिटिव सोचते? तो ये व्यक्ति ने पॉजिटिव सोचा, $10 लाख के बारे में सोचा। एंड उसी साल ये व्यक्ति की बुक बेस्ट सेलर हुई एंड उसका फर्स्ट रॉयल्टी चेक जो आया दैट वाज ऑफ $1 मिलियन, $10 लाख का उसका चेक था। एंड ये व्यक्ति भी कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। तो ये व्यक्ति $8,000 से $10 लाख पे कैसे पहुंचे वो अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो थोड़ा सा एक वीडियो देखते हैं, देन आफ्टर फिर से हम नई शुरुआत करते हैं। ये रहस्य यकीनन मेरे लिए एक बदलाव का जरिया है, क्योंकि मेरे डैड एक नेगेटिव इंसान थे। उन्हें लगता था रईस लोग बुरे होते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, उन्हें सताते हैं।
या जो भी पैसे वाला है उसने जरूर किसी को धोखा दिया होगा। तो पैसे के मामले में मेरी एक राय बन गई थी कि अगर आपके पास ये है तो ये आपको बुरा बना देगा। डैड हमेशा कहते कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, और उनकी फेवरेट लाइन थी, तुम्हें मैं अरबपति दिखाई देता हूँ क्या? तो मैं यही मानता था कि जिंदगी मुश्किल होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं W. क्लेमेंट स्टोन से मिला तो मेरी सोच, मेरी जिंदगी जैसे बदल गई। इंसान का दिमाग जो भी विचार कर ले उसे पा सकता है। स्टोन के साथ था तब उन्होंने कहा था, तुम अपने लिए अपनी उम्मीद से बड़ा कोई मुकाम तय करो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम उस मुकाम को किस तरह हासिल कर सकते हो। उन दिनों मैं साल में तकरीबन $8,000 कमाया करता था। पता नहीं क्यों मैं एक ऐसी रकम चाहता था जो कुछ ठोस हो। तो मैंने कहा मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि ये कैसे होगा, ना तो कोई प्लान था ना ही कोई जरिया, मगर मैंने कहा मैं ये मानूंगा कि मुझे इस पर यकीन है, मैं यही मानूंगा कि ये सच है, सृष्टि पर छोड़ दूंगा। और मैंने यही किया। और उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि मैं आंखें बंद करके ये तसव्वुर करूं कि मुझे सचमुच अपनी मंजिल मिल गई है। तो मैंने $1,00,000 का एक नोट बनाकर उसे कमरे की छत पर चिपका दिया और सुबह उठते ही मेरी नजर उस नोट पर पड़ती और वो मुझे याद दिलाता कि यही मेरा मुकाम है। और फिर मैं आंखें बंद करके तसव्वुर करता कि मैं सालाना $1,00,000 कमा रहा हूं। तो दिलचस्प बात यह है कि 30 दिनों तक कुछ खास नहीं हुआ। ना तो कोई जबरदस्त प्लान ही सूझा, ना ही कोई मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था। और इस $1,00,000 वाले आइडिया के 4 हफ्ते बाद अचानक एक दिन जब मैं नहा रहा था तब ये बात मेरे दिमाग में आई। मैंने एक किताब लिखी थी। मैंने सोचा अगर मैं 25 सेंट के हिसाब से 4 लाख किताबें बेचता हूं तो $1,00,000 तो हो जाएंगे। अब किताब तो थी मगर ये ख्याल कभी नहीं आया। और मेरे ख्याल से एक रहस्य ये भी है कि जब प्रेरणा मिले तो उस पर विश्वास करो और अमल करो। मैं नहीं जानता था ये कैसे होगा, कैसे किताब की 4 लाख प्रतियां बेचूंगा, कभी किया ही नहीं था। और फिर मेरी नजर सुपरमार्केट में नेशनल इंक्वायरर पर पड़ी। मैंने उसे हजारों बार देखा होगा मगर कहीं छिपा सा था और अचानक ही उछलकर सामने आ गया। और मैंने सोचा वाह, अगर लोगों को मेरी किताब का पता चल जाए तो 4 लाख प्रतियां तो देखते देखते बिक जाएंगी। उसके 6 हफ्ते बाद मैंने हंटर कॉलेज में एक लेक्चर दिया जहां 600 टीचर्स थे। वहीं एक मोहतरमा मुझसे मिली। लेक्चर बहुत अच्छा था, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, ये मेरा कार्ड है। आप किसके लिए लिखती हैं? मैं फ्रीलांसर हूँ मगर मेरे आर्टिकल्स नेशनल इंक्वायरर में भी छपते हैं। मेरे दिमाग में मानो घंटियां बजने लगी, टन 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 टन। मैंने कहा ये तो बात बन गई। तो वो आर्टिकल छपा और किताबों की बिक्री शुरू हो गई। असल बात यह है कि मैं इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर रहा था जिसमें ये मोहतरमा भी थी। बहरहाल कहानी का सारांश ये है कि उस साल मैं पूरा $1,00,000 तो नहीं बना पाया। मैंने $92,327 बनाए। आपको क्या लगता है हम कहने लगे कि ये रहस्य काम नहीं करता? नहीं, हमने कहा ये तो कमाल का है। मेरी पत्नी ने पूछा इससे $1,00,000 बनते हैं तो क्या 10 लाख भी बन सकते हैं? मैंने कहा पता नहीं, लगता तो है, कोशिश करके देखते हैं। मेरे पब्लिशर ने मेरी पहली किताब चिकन सूप फॉर द सोल के लिए एक चेक लिखा। वो रॉयल्टी चेक था। उसने दस्तखत में एक मुस्कुराता चेहरा बनाया क्योंकि उसने तब तक 10 लाख का चेक नहीं बनाया था। और इसलिए मैं अपने तजुर्बे से जानता हूं, क्योंकि मैं इसे आजमाना चाहता था क्या रहस्य वाकई काम करता है, और हमने आजमाया, ये वाकई काम करता है। और आज मेरी जिंदगी का हर एक दिन उसी की देन है। क्लैप कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा एक जोक, बहुत ही अच्छा एक कमेंट आपकी ओर से आया हुआ है। इन्होंने कहा, एक मिनट जरा आप सर खड़े हो जाएंगे, आप ही बता देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक आदमी जो है गरीब होता है, फकीर होता है। फकीर सोचता है कि मेरे को जो है कोई चीज मांगनी है तो अच्छी बड़ी मांगो, तो अल्लाह के नाम पे दे दे मर्सिडीज बेंज खरीदनी है। तो लोग कहते भाई मांगने का कोई तरीका है तेरा? कोई खाने के लिए मांगता है, कुछ ऐसी चीज के लिए मांग के कोई लोग दे तेरे को। तो जिसके पास जो नहीं होता है वो मांगते, बाकी सब है, मर्सिडीज नहीं है उसके लिए देते। तो यदि उसकी सोच उतनी बड़ी है तो हम सब लोगों तो मर्सिडीज के बारे में हम सभी लोगों को तो सोचना पड़ेगा। अग्रीड, यस और नो? तो अब हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। एंड दूसरी एक बात बोलता हूं, एक सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमें बड़ी सोच रखनी है। एंड मोटिवेशन को यदि हम डिवाइड करें तो मोटिव प्लस एक्शन। ज्यादातर लोग मोटिवेटेड नहीं रहते। काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते सर आप इतने मोटिवेटेड हो और आपको मिलने के बाद हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, ऐसा कैसे होता है?
मैं लाइफ टाइम मोटिवेटेड नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है? एक सिंपल सी बात बोलता हूं, ज्यादातर लोग मोटिव ही डिसाइड नहीं करते, तो मोटिवेटेड होने ही वाले नहीं। और जो लोग मोटिव डिसाइड करते हैं वो एक्शन करते ही नहीं। सबसे पहले हमें मोटिव को डिसाइड करना है, और मोटिव डिसाइड करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों? एक्शन करना है। और यदि हमें एक्शन करना है तो वो कैसे करना है? हमें एक्शन के ऊपर ध्यान देना है। तो कैसे देना है दोस्तों? आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन में हो, जो भी व्यवसाय के अंदर हो, आपके काम के अंदर 80-20 का लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी काम करता है। एंड वो काम क्या करता है दोस्तों? 80% ऐसे काम होंगे जो आपके बिजनेस के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए सिर्फ 20% मायना रखते हैं, इंपॉर्टेंट है। और 20% वैसे आप काम करते होंगे जो आपके सक्सेस के लिए 80% का इंपॉर्टेंस या महत्व रखते हैं। ज्यादातर लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन उनका जो पूरा फोकस है वो सिर्फ 80% वाले काम, जिनका उनकी सफलता के लिए सिर्फ 20% का सहयोग है, उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि एक सिंपल सी बात बोलूं, काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि साहब मैं ऑनेस्टी से काम करता हूं एंड इसीलिए ज्यादा पैसा मैंने बनाया हुआ। हेलो, मैंने ईमानदारी से काम किया, और यदि कुछ ज्यादा हमें पैसा बनाना है तो कुछ थोड़ा ऊपर नीचे, बोलो बोलो जल्दी से। एक सिंपल सी बात बोलूं, यदि कुरान के अंदर बोला गया कि ईमानदारी से काम करो, बोला गया यस और नो, तो उसके अंदर क्या कुछ गलत लिखा होगा? उसके अंदर सही लिखा है दोस्तों, ईमानदारी के साथ काम करो, लेकिन ईमानदारी का पैसा नहीं है। समझने वाली बात है, ईमानदारी से पैसा नहीं मिलता, ईमानदारी से पैसा नहीं मिलता। पैसा किससे मिलता है? कुरान को हमें बहुत गहराई में जाके समझना पड़ेगा ताकि हमें यह पता चले। पैसा मिलता है मास्टरी का, ऑनेस्टी से सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतोष हमें मिलता है। जो हमारी जो मास्टरी है जो काम करने की, उसी से हमको पैसा मिलता है। यदि हम ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, यदि हम हमारी कम्युनिटी को टॉप पे बनाना या पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जो कुरान के अंदर बोला गया है ईमानदारी के साथ काम करना, ईमान को कभी नहीं छोड़ना, वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि हमने हमारी सोच बना ली कि यदि सफल होना है और कुछ ऊपर नीचे तो करना ही पड़ेगा, तो फिर हम सभी लोग क्या करने में लग जाएंगे? थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा, तो फिर अब्दुल कलाम नहीं बनेंगे, तो फिर अब्दुल कलाम नहीं बनेंगे। एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, ऑनेस्टी का पैसा नहीं है। पैसा जो है वो किसका है? मास्टरी का पैसा है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ऑनेस्टी से पैसा नहीं बनता, लेकिन ऑनेस्टी के साथ में मास्टरी हो तो खरबों अरबों जितना भी रुपया चाहिए उतना रुपया मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ताकि क्लियर हो ये बात। एक सिंपल सी बात है, यदि एक टेलर है, उसके पास आप गए और उसने बोला कि मेरे पास ये 198 रुपीज का मैंने ये फैब्रिक लिया था, कपड़ा लिया था, मैं आपके पास से 198 रुपीज ही लूंगा। इसके अंदर मेरा 7-8 रुपीज का स्टिचिंग के लिए जो धागा यूज होगा वो 7 to 8 रुपीज इन बिटवीन यूज होगा, तो मैं आपके पास से 8 रुपीज ही लूंगा। इसके लिए जो बाहर का जो लेबर चार्ज चलता है वो 150 रुपीज चलता है, तो मैं भी आपके पास से 150 रुपीज ही लूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, लेकिन मेरा जो स्टिचिंग है ना वो उतना अच्छा नहीं है। तो क्या आप उसको ऐसा बोलेंगे, वाह तू ऑनेस्टी के साथ काम करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, तो मैं तुझे 150 नहीं, मैं तुझे 250 दूंगा? यस और नो? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। लेकिन सोचो क्या बात है उसमें और मनीष मल्होत्रा में। मनीष मल्होत्रा जब सूट सीता है तो वो 10 लाख रुपया चार्ज करता है, एंड नॉर्मल ऑर्डिनरी कोई एक टेलर है वो 2 या 2,500 रुपया चार्ज करता है। दोनों काम तो एक ही करते हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो क्या काम करता है दोस्तों? मास्टरी के साथ काम करता है। एंड इसीलिए ऑनेस्टी से हमारा जो ईमान है उससे हमें सुकून मिलता है, चैन मिलता है, रात को नींद अच्छी आती है। लेकिन यदि हम हमारे काम करने में मास्टर नहीं है तो पैसा कहीं से मिलता नहीं है।
मुझे पैसा मिलता है तो मेरे बोलने की जो मास्टरी है उसके ऊपर, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं घर पे बैठा रहूं और मैं कुछ बोलने की जो मेरी एबिलिटी है वो ना हो, तो क्या लोग मुझे पैसा देंगे? यस और नो? मैं ईमानदारी के साथ मेरे पास नॉलेज हो तो उसका पैसा नहीं होगा। आप लोग ईमानदारी के साथ ही काम करना है, लेकिन यदि उसके अंदर हमें हर एक व्यक्ति को करोड़पति होना है तो बेईमान होने पे ध्यान नहीं देना। किस बात के ऊपर ध्यान देना है? हमारा जो प्रोफेशन है उसके अंदर जो व्यक्ति टॉप पे बैठा है उसके काम करने में जो मास्टरी है, क्या वो मास्टरी मेरे अंदर है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं मालूम है? वो व्यक्ति टॉप पे पहुंचा और मैं नहीं पहुंचा। मेरे साथ स्कूल पे पढ़ा करता था, वो आज मर्सिडीज में घूमता है और मैं टू व्हीलर पे घूमता हूं, तो मैं क्या सोचता हूं, ज्यादातर उसने क्या किया है? कुछ जोलमाल किया है, लेकिन वो नहीं है। उसकी काम करने में कोई मास्टरी है दोस्तों। वो मास्टरी यदि हम समझ ले तो हमें सफलता मिलने की चांसेस है, तो हमें पैसा बनाने के चांसेस है दोस्तों। तो सबसे पहला बड़ा सोच रखना पड़ेगा, इंटेंशन हमारा अच्छा होना चाहिए, उसके बाद में अटेंशन अच्छा होना चाहिए। अटेंशन माने आपके व्यवसाय के अंदर आपके 20% वैसे काम होंगे जो आपकी सफलता के लिए 80% इंपॉर्टेंस रखते हैं। मैं आप सभी लोगों के व्यवसाय के बारे में नहीं बोल सकता, और आज वैसे समय की कमी भी है, तो मैं मेरे व्यवसाय के बारे में मेरा एग्जांपल दूं ताकि आप उससे के साथ रिलेट कर पाए। तो मेरे बिजनेस के अंदर फाइनेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है और रिपोर्टिंग है, स्टाफिंग है, वो सारी चीजें काम है। लेकिन वो काम जब मैं करता हूं तो उससे क्या पैसा बनता है? आंसर इज नो। मेरा पैसा कब बनता है? तो जब मैं बुक लिखूं। जब मैं बुक लिखूं तो आज से पहले 8 बुक मेरी पब्लिश हो चुकी है, 28 से ज्यादा टॉपिक के ऊपर मैं लेक्चर देता हूं। तो जब मैं लेक्चर दूं, जब मैं बुक लिखूं, जब मैं काउंसलिंग करूं, जब लोगों के जीवन के प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तब मेरा पैसा बनता है। उसके अलावा का कोई भी काम उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं होता। उसके अलावा के सारे काम मैंने डेलीगेट किए हुए हैं। तो फाइनेंस, तो वो फाइनेंस में नहीं देखता, तो उनके लिए हमारी टीम के अंदर एक्सपर्ट है और उनके ऊपर मेरी वाइफ मेघा वो फाइनेंस को देखती है। स्टाफ हो या टीम हो या ब्रांडिंग हो या कुछ भी हो, वो सारे फैक्टर्स को मैं नहीं देखता। 20% काम बोलने का पैसा मिलता है, मैं बोलने पे ध्यान देता हूं। उसके अलावा कोई मुझे बोले साहब आप क्या काम करते हो, मैं बोलता हूं, मैं सोचता हूं, मैं लिखता हूं, इसके अलावा कोई काम करता ही नहीं हूं। इसके अलावा कोई काम करता ही नहीं हूं। एंड इसीलिए 2015 के बाद आप मुझे बुलाएंगे तो 2 घंटे का 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो फोकस है, मैं स्टाफ थोड़ा लेट आया उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं होगा। कोई स्टाफ ने ज्यादा चाय पी लिया, मैंने काफी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा है। अभी जैसे काउंसलिंग के अंदर था एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के डायरेक्टर के साथ, और उनके काफी सारे साड़ी के शोरूम्स हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग है, और उनके एक शोरूम के अंदर उनकी कंप्लेन थी कि आप स्टाफ को समझाओ, सुबह से लेकर शाम तक 3-3, 4-4 बाई चाय पीते हैं। मैंने बोला अच्छा, एक चाय कितना रुपए का? बोला 3 रुपए का। जो मशीन का चाय बनता है 3-3.5 रुपए का कॉस्टिंग आता है। कितना स्टाफ? बोले वो शोरूम में 100 लोग काम करते। बोले ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक एक पीना जायज है? बोले हाँ वो तो पीना पड़ेगा ना। बोले 2 एक्स्ट्रा पीता, एक व्यक्ति का कितना हुआ? बोले 6 रुपया। 100 लोग, बोले 600 रुपया। बोले यदि आपने वहां पे ध्यान नहीं दिया तो आपका लॉस कितने रुपए का हुआ? 600 का। लेकिन सोचो कि आपने आपका काम छोड़ते हुए क्लाइंट को मिलना था, किसी क्लाइंट को प्रपोजल भेजना था, आपको ब्रांडिंग के ऊपर काम करना था, उसके ऊपर आपने ध्यान न देते हुए आपने किसने कितनी चाय पी उसके ऊपर ध्यान दिया, तो आपका वैल्यू तो 600 से भी कम हो गया। हमारा जो फोकस है वो कौन से प्रोडक्टिव काम है उसके ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। एंड उसके ऊपर जब हम मास्टरी लाएंगे दोस्तों, तभी पैसा हमारी कम्युनिटी में, हमारे बिजनेस में बनेगा। तो सबसे पहले इंटेंशन, देन आफ्टर हमारा अटेंशन होना चाहिए। यहां पे मैं आपको बात बताना चाहता हूं। जीनियस व्यक्ति कौन? आइंस्टाइन। वो एक बार ट्राम में मुसाफरी कर रहे थे और उस समय पे एक व्यक्ति उनको मिला, बोला कि मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे आपका नंबर दीजिए। उस समय पे मोबाइल तो नहीं हुआ करते थे, बोले लैंडलाइन नंबर उनके घर का। तो उन्होंने डायरी निकाली और डायरी निकालने के बाद उन्होंने वो नंबर बोला कि आप ये नंबर लिख लो। बोले आप मैथमेटिशियन, आप वर्ल्ड के मैथमेटिक्स नंबर के, न्यूमेरिक्स के आप जीनियस, एंड आपको आपके घर का नंबर पता नहीं।
तब उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली कि ये मेरा ब्रेन है, डस्टबिन नहीं है। जो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे, जो छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे, ये 50 सेंट या 25 सेंट की डायरी जो काम कर सकती है, उसके लिए दिमाग को काय को यूज करे। तो हमें हमारे दिमाग को दोस्तों सही तरीके से समझते हुए इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्टिव काम है उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड वो काम आपको 100% मास्टरी के साथ करना है दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान, आप सभी लोग जानते हो बिस्मिल्लाह खान को? क्या शहनाई बजाने में पैसा है? यस और नो? नो। हमारा बच्चा शहनाई बजाए तो हम बोलेंगे क्या यार, उसमें कुछ करियर नहीं है, चल धंधे पे आ, काम पे बैठ। लेकिन यदि हम बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो शहनाई बजाते बजाते वो महीने के करोड़ों रुपए बजा लेते हैं। यस और नो? क्यों? क्योंकि उनकी जो शहनाई बजाना है वो बजाने में क्या है, उनकी मास्टरी है दोस्तों। एंड मास्टरी का पैसा है, शहनाई बजाने में पैसा नहीं है, लेकिन मास्टरी का पैसा है। मास्टरी किसी भी काम में लाओ, आप पेरेंटिंग सिखाने में मास्टरी लाओ तो उसमें पैसा है, आप किसी मशीन को बनाने में लाइक मास्टरी लाओ तो उसमें पैसा है, आप कोई सर्विस में मास्टरी लाओ तो उसमें पैसा है, शहनाई बजाने में लाओ तो उसके अंदर है। जावेद हबीब बाल काटता है मास्टरी के साथ, तो एक हेयर कटिंग का 20,000 रुपया चार्ज करता है। हेलो। और 15 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एंड वो अपॉइंटमेंट पे आप टाइम से नहीं पहुंचे तो आपका 20,000 रुपया तो आपको पे करना पड़ेगा, और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा उस समय पे फिर से 20,000। क्यों? क्योंकि इसका तो 1 घंटे का जो उसने हेयर कटिंग का टाइम दिया था वो उसका पैसा है। आप बाल कटाओ ना कटाओ वो आपका प्रॉब्लम है। एंड फिर भी लोग जाते हैं। क्यों जावेद हबीब के पास जाते हैं? बाल काटने में पैसा नहीं है, मास्टरी का पैसा। मुझे सभी लोगों की आवाज सही है। बाल काटने में पैसा नहीं है, किसका पैसा है? मास्टरी का पैसा है दोस्तों। एंड आज के बाद आपको यह सोचना है कि हम जो भी काम करें ना, जो भी काम करें वो अल्लाह के वास्ते काम करते हैं, वो अल्लाह के वास्ते काम करते हैं, खुदा के लिए काम करते हैं। एक सिंपल सी बात बोलूं, खुदा 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 को यदि आप थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे तो खुदा माने क्या? खुद आ। हेलो। खुद आ तो हुआ खुदा। खुदा तो है, लेकिन यदि मैं ही उसके पास खुद आ, मैं खुदा के पास नहीं गया तो क्या खुदा मुझे मदद करेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान एक बार उनका मुंबई के अंदर शो था, रेडियो के ऊपर वो लाइव शो आने वाला था। एंड उससे 3 या 4 दिन पहले उनको काफी तेज बुखार हुआ, काफी तेज बुखार था। और बुखार के अंदर डॉक्टर ने मना कर दिया था, क्योंकि शहनाई बजाने में लंग्स का सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा। शायद 20 किलो का डंबल करने में उतनी एनर्जी यूज नहीं होगी, उससे ज्यादा एनर्जी 15 मिनट शहनाई बजाने में होगी। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप ये शो को होस्ट नहीं करेंगे, आप ये जो 20 मिनट 25 मिनट का शो आने वाला है उसके अंदर आप परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैंने एक बार बोल दिया तो वो बोल दिया। तो वो समय आया, डॉक्टर ने मना किया हुआ था, काफी तेज बुखार था, उनका जो समय था वो समय पे वो वहां पे पहुंचे, स्टूडियो के अंदर पहुंचे, स्टूडियो का एसी बंद करवाया गया और उसके बाद में उन्होंने शहनाई, जो समय था वो शहनाई बजाना शुरू किया। उनको मन में डर था कि यार आज तक जो मेरा परफॉर्मेंस था शायद वो परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो, शायद वो परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो। लेकिन उन्होंने अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया, अल्लाह के हवाले कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने वो शहनाई को बजाना चालू किया पूरी मास्टरी के साथ में। वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट वो शहनाई बजाते गए बजाते गए बजाते गए। बुखार कहाँ पे गायब हो गया वो उनको पता नहीं चला। 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 35 40 मिनट जो लोग सुन रहे थे उन्होंने काम छोड़ दिए थे। पूरा मुंबई शायद उस समय पे रुका हुआ था, अब वो कह सकते हैं। एंड वो कंटिन्यू चलता गया चलता गया चलता गया। 1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप वो शहनाई बजाते गए बजाते गए बजाते गए। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने जब आंख खोली तो सामने से जो बाहर जो एंकर करने वाले जो थे उन्होंने उनको बोला कि आप ठहर जाइए। उस समय पे वो ठहरे, पसीने से लथपथ थे। वो जैसे ही स्टूडियो के बाहर आए, वो रिकॉर्डिंग वाला जो एरिया था उससे बाहर आए, दरवाजा खुला, सभी लोगों ने उनको उठा लिया और उनको कहा कि क्या आज आपने खूब बजाया,
क्या आज आपने खूब बजाया, आज तक के जो भी आपके रिकॉर्ड से वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, एंड नॉन स्टॉप 1.5 घंटे बजाने का आपने गिनीज बुक भी आज दर्ज किया। लोग उनकी तारीफ पे तारीफ कर रहे थे, लोगों ने उनको कंधे पे उठा लिया, एंड तब बिस्मिल्लाह खान एक बात बोलते हैं कि मैंने क्या खाक बजाया। लगता था आज तक मैं उसके लिए बजाता था, लेकिन लगता है आज उसने मेरे लिए बजाया है। तो दोस्तों, हम जो भी काम करें उसको इबादत मानते हुए करें, उसको ऊपर वाले की मर्जी मानते हुए यदि करेंगे ना, तो वो काम करने के अंदर हमारी मास्टरी अपने आप आ जाएगी। वो हमें सोच को बदलने की जरूरत है दोस्तों। एंड यदि हम सोच को बदलना चाहते हैं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। छोटी सी बात अब आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा और एक सेशन लेना चाहता हूं, एंड दैट इज ऑन ब्रांडिंग। हम सबसे पहले इंटेंशन माने पॉजिटिव सोचे, 10 साल से बड़ी सोच रखे। सबसे पहले यदि हमें सफल होना है तो फ्यूचर के बारे में सोचे। उसके बाद में आपके जो प्रोडक्टिव काम है उसके ऊपर ध्यान दे, छोटी छोटी बातों के ऊपर उतना ध्यान न दे। क्यों? क्योंकि जब आपको सीढ़ियों को चढ़ना हो तो आप नीचे वाले पायदान को जब तक छोड़ते नहीं तब तक ऊपर वाले पायदान पे पैर नहीं रख सकते। सेम वे यदि आपको बिजनेस में ऊपर के पायदान पे पहुंचना है तो नीचे के जो काम है वो स्टाफ के ऊपर भरोसा रखते हुए आपको उसको देना पड़ेगा। हो सकता है उससे कोई छोटी मोटी गलती हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमारे काम के अंदर मास्टरी लानी पड़ेगी, क्योंकि अकेली ऑनेस्टी का पैसा नहीं है। ऑनेस्टी से सेटिस्फैक्शन मिलता है, ऑनेस्टी से हम लोगों के दिलों में बसते हैं। यदि मास्टरी हो और ऑनेस्टी ना हो तो हम जेल में रहते हैं, और मास्टरी हो और ऑनेस्टी हो तो लोगों के दिल में रहते हैं। सिंपल सी बात है। और उसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों, तो हमारा काम करने का तरीका बेटर हो जाए, उसके बाद में हमें किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा? ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो अब थोड़ी सी बात मैं ब्रांडिंग के ऊपर लेना चाहूंगा। मुझे 5:10 बजे तक का समय दिया गया था, अभी 5:02 हुआ है। कितने समय तक हम कंटिन्यू कर पाएंगे? 5:10 बजे तक, 5:15 कब तक? मुझे थोड़ा सा 5:10 ओके। तो अब हम यहां पे देखते हैं दोस्तों कि ब्रांडिंग के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने पहले बोला कि हमारी जो कम्युनिटी का ब्रेन है वो टेक्निकल ब्रेन है, तो सर्विस के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर अब हमें सभी लोगों को साथ में मिलकर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां पे जो ब्रांडिंग है वो भी कुछ वैसी ही बात है। ब्रांडिंग के ऊपर हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एंड बिल्ड योर ब्रांड, हमें हमारे बिजनेस की, हमारी कम्युनिटी की ब्रांड को हमें बनाना पड़ेगा। ब्रांड कैसे इफेक्ट करता है उससे रिलेटेड आप सभी लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? ओके, तो आपके लिए अभी थोड़े समय में टी ब्रेक होगा। अभी ये चाय है, चाय का ही एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़े समय के बाद टी ब्रेक है। तो एक सिंपल सी बात आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि अब सभी लोग चाय पीते हैं। चाय बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो क्या क्या चाहिए चाय बनाने के लिए? जल्दी से क्या चाहिए? पानी चाहिए, शुगर चाहिए, देन आफ्टर मिल्क चाहिए, देन आफ्टर ओके, देन आफ्टर गैस चाहिए, यूटेंसिल, कोई बर्तन चाहिए। सपोज कि ये सारी चीजें आप लोगों के पास है, एंड चाय बनाना हम शुरू करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले जो पतीला है हम उसको रखते हैं। उसके बाद में हम स्टोव को चालू करते हैं, उसके अंदर चीनी डालते हैं, उसके बाद में चाय की पत्ती डालते हैं, उसके बाद में गरम मसाला डालते हैं। थोड़ी देर तक उसको उबालते हैं जब तक वो जल नहीं जाता। जब चीनी जल जाती है उसके बाद में उसके अंदर दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको साफ करके पीते हैं। तो क्या वो चाय पीने के काबिल होगी? यस और नो? आंसर इज नो। 6 रुपये का, 5 रुपये का चाय बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो सारे रिसोर्सेस आपके पास थे, लेकिन उसका जो सीक्वेंस होना चाहिए, उसका जो सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम यदि फॉलो नहीं किया तो 6 रुपये का चाय अच्छा नहीं बनता। तो सोचो, यहां पे तो मैं आपके फ्यूचर की बात कर रहा हूं। फ्यूचर के लिए भी हमें कोई एक बेटर सिस्टम की जरूरत है।
बेटर सिस्टम की जरूरत है दोस्तों। एंड उसके लिए ऐसे टोटल 11 नियम होते हैं, 11 नियम होते हैं। और 2 डेज का फुल डे का सेशन होता है, लेकिन अभी जिस समय की कमी है तो मैं उसमें से एक ही बात, और वो भी थोड़े समय तक आपको बताने वाला हूं सिस्टम के बारे में। चाय के बारे में अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों। तो चाय यदि मैं लारी के ऊपर बेचता हूं तो वो कितने रुपए में बिकेगी? एक कप चाय 5 या 6 रुपये में। यदि उसके लिए मैं पंखा हो, टेबल हो, बैठने की थोड़ी सी जगह हो, तो वो चाय कितने में बिकेगी? 10 या 15 रुपये में बिकेगी। उसके अंदर एसी हो, अच्छा सा कंफर्टेबल प्लेस हो, बरिस्ता या सीसीडी ऐसा कोई ब्रांड हो, तो कितने में बिकेगी? 70, 80 या 100 रुपीज के अंदर बिकेगी। और सोचो कि मैं आपको चाय बना के ना दूं, मैं आपको बैठने की जगह दे दूं, मैं आपको दूध की जगह पे दूध का पाउडर दे दूं, गर्म पानी दे दूं, शुगर का पैकेट दे दूं, एंड चाय टी बैग आपको दे दूं। वो बनाना है आपको, एंड उसका बिल कितने का आएगा? 500 का या 600 का। एंड अब प्राउड के साथ बोलेंगे मैं ताज में गया था चाय पीने के लिए। सोचो उसने 6 रुपये के अंदर कितनी मेहनत करके आपको पिलाया। इसने जरा भी मेहनत नहीं किया, लेकिन चाय बेचने का सिस्टम बदल गया तो 6 रुपये की चाय का 600 रुपया मिल सकता है। तो मुझे पता है आप सभी लोग चाय को बेचने से तो बड़ा कुछ काम करते हो। अग्रीड? यस और नो? तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट को सीखना पड़ेगा। एंड मैनेजमेंट के लिए एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, यदि ये 6 रुपए का चाय 600 में बिक सकता है तो हम भी हमारी इनकम को बढ़ा सकते हैं। एंड उसके लिए ब्रांड बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? तो जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले, थोड़ा सा शुगर ले, थोड़ा सा सोडा उसके अंदर डाले, तो उसका कॉस्ट 50 पैसे से भी ज्यादा नहीं होगा। 50 पैसा बहुत बहुत होगा। लेकिन यदि आप उसके ऊपर कोका कोला लिख दे तो वो कितने में बिकेगा? सोचो, 50 पैसे की चीज है, मैं और आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी हंसते हुए 15 रुपया देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है वो? क्या है वो? ब्रांड है। देन आफ्टर यदि हम बोले कि कोई फैब्रिक ले, 100 साल से पुराना कोई अच्छा सा डिजाइन बनाए, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट 250 रुपया हो, लेकिन उसके ऊपर हम लेबल लगा दें तो उसका कॉस्ट 250 से 4 और 5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। अग्रीड? यस और नो? एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, हम सभी लोग एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, हम ब्रांड के पीछे पैसा खर्च करते हैं। देखो, आप कहीं पर भी कपड़ा खरीदने के लिए जाना हो तो ब्रांडेड शर्ट होगा, उसके लिए आप ज्यादा पैसा खर्च करते हो। आपको पता है कि वो ब्रांडेड है, वो ज्यादा लेते हैं, लेकिन ब्रांड है। आपको कोई भी चीज खरीदनी हो तो आप ब्रांड मांगते हो, लेकिन खुद ब्रांड बनने के बारे में सोचते नहीं हो। हेलो, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब हम होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, संडे को गए हम होटल में खाना खाने के लिए, 2000 रुपया हम ब्रांडेड अच्छी सी होटल में गए, 2000 रुपये का बिल आया, उसके ऊपर 50 रुपया टिप का छोड़ेंगे। अग्रीड? यस और नो? क्योंकि वो ब्रांड है। लेकिन सोचो कि आप रास्ते की लारी के ऊपर आप पानी पूरी खा रहे हो, 10 रुपये की पानी पूरी खाएंगे, सपोज 10 रुपए की पानी पूरी खाएंगे, उसके ऊपर 2 मसाला पूरी मांगेंगे, उसके ऊपर बोले तीखा लगा 3-4 कोरी पूरी मांग लेंगे। लेकिन कभी आपने 7 स्टार होटल में जाके बोला यार पनीर टिक्का अच्छा लगा, 2 पीस तो फ्री में दे दे, आधा पराठा प्लीज दे दे? ऐसा कभी हुआ? आपको आधा पराठा खाना है तो भी आप एक का पैसा देंगे, आधा वेस्ट में डालेंगे, लेकिन पूरे का पैसा देंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? क्या है? ब्रांड है दोस्तों। तो ब्रांड के पीछे लोग पैसा खर्च करते हैं। आज तक हमारा क्लाइंट जो था वो कहता था भाई साहब कुछ सस्ता हो तो दिखाओ। 10 साल पहले, आज का हमारा क्लाइंट कहता है कुछ इससे अच्छा हो तो दिखाओ। तो अब हमें सस्ता बनने की जरूरत नहीं है। जो पैसा हम ज्यादा ले वो ब्रांड के पीछे इन्वेस्ट करे, खुद को ब्रांड बनाने के पीछे यदि हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। प्रोडक्ट्स आर मेड इन फैक्ट्री बट ब्रांड्स आर क्रिएटेड इन द माइंड। जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जो सर्विस आप बनाते हैं, वो फैक्ट्री में या ऑफिस में तैयार होती है दोस्तों, लेकिन जो ब्रांड है वो लोगों के दिमाग के अंदर तैयार होती है। एंड उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। एंड उसके लिए मैं आपको बात बोलूं, अमूल क्या करता है? तो दूध सभी लोगों को, अगेन कंपटीशन नहीं किया
कि तू तेरा दूध बेच, मैं मेरा दूध बेचूं, तू 8 रुपये में बेचता है, मैं 7 रुपये में बेचूं। उसने दूध के अंदर कॉमोडिटी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार की कि हम सब साथ में मिलकर दूध को बेचे, तो पूरे इंडिया को हम दूध बैठे बैठे सप्लाई कर सकते हैं। हेलो, समझने वाली बात है। एंड अमूल ने आज एक ऐसी ब्रांड तैयार की, तो आज जैसे कि उन्होंने, उनके जो होर्डिंग्स है वो हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, जैसे कि हमेशा खाओ, हिमेश के ऊपर से हमेशा खाओ आपका अमूल, देन आफ्टर चीनी कम बटर ज्यादा। सी द क्रिएटिव एड्स जो वो जिस तरीके से बनाते हैं, उसके पीछे जो पैसा डालते हैं, एंड दैट इज द रीजन कि आज अमूल हर घर के अंदर होता है। वो चाहे डोसा हो, तो साउथ इंडियन लोगों को अमूल ने सिखाया कि डोसा बटर में बनता है। समझने वाली बात है। सैंडविच तो उसके अंदर भी आप डालो, सैंडविच ब्रेड के अंदर भी चीज होता है और उसके अंदर भी बटर होता है, और वो सबसे ज्यादा बिकता है। तो वो अमूल ने आइडिया दिया दोस्तों। देन आफ्टर देखे नो प्रतीक्षा फॉर जलसा। जब अभिषेक बच्चन की शादी थी, तो उनके जो बंगलो हैं उनके बारे में उन्होंने ये ऐड बनाया था, चखले इंडिया, चक दे इंडिया के ऊपर से उन्होंने बनाया था। तो ऐसे जो क्रिएटिव कंसेप्ट्स है, वो आपको आपके बिजनेस के लिए, आपकी ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को डेवलप करने के लिए आपको भी लाने पड़ेंगे। एंड उसके लिए मैं आपको एक बात बोलता हूं दोस्तों, टारगेट योर कस्टमर्स। सबसे लास्ट में एक सिंपल सी बात आपको बोलना चाहता हूं, आपके जो भी कस्टमर्स हैं आप उसको टारगेट करें, एंड टारगेट करने के बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। फिलहाल अभी ये वर्कशॉप नहीं है और थोड़ी सी टाइम का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, इसीलिए मैं सारी चीजें डिटेल में नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन थोड़े से एग्जाम्पल देना चाहता हूं ताकि आप वो चीज को आप प्रैक्टिकली आपके बिजनेस के लिए अप्लाई कर पाए। एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, एक सिंपल सी बात, किशोर बियानी, फ्यूचर ग्रुप, आप सभी लोगों ने नाम सुना हुआ है, यस और नो? फ्यूचर ग्रुप का एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ज्यादातर लोग प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने कस्टमर के बारे में नहीं सोचते। हमें हमारे कस्टमर के बारे में सोचना पड़ेगा और उसको हमें टारगेट करते हुए प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, हर एक चीज के अंदर मॉडिफिकेशन आ रहा है। कार हो तो कार के अंदर भी 4 सेगमेंट होते हैं। एक एकदम बेसिक मॉडल होता है, और वही कार का टॉप का मॉडल लेंगे तो उसके अंदर 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपए का डिफरेंस होता है। तो आप यदि टाटा या टोयोटा चलाना चाहते हैं, तो उसके अंदर यदि आपके पास बजट नहीं है, तो उसने कस्टमर को ध्यान में रखते हुए विदाउट एसी, विदाउट पावर स्टीयरिंग, विदाउट पावर विंडो उन्होंने कार निकाला, यस और नो? तो हमें भी हमारी प्रोडक्ट को, हमारी सर्विस को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। एंड उसका एक केस स्टडी आप सभी लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, केस स्टडी शेयर करना चाहता हूं। किशोर बियानी, उन्होंने व्हाइट कपड़ा लिया, उसके अंदर से 5 लाख शर्ट बनाए, एंड ये जो फैब्रिक था वो फैब्रिक बहुत ही अच्छा उन्होंने यूज किया। 5 लाख एक साथ में शर्ट बने थे, काफी कॉस्टिंग कम हुआ, और उन्होंने बिग बाजार के अंदर बेचने के लिए रखा। और उसका जो कॉस्टिंग था वो तकरीबन 399 एंड 499 की रेंज के इन बिटवीन रखा उन्होंने। उनको लगा कि 5 लाख शर्ट, व्हाइट शर्ट, और इतनी कम कॉस्ट के अंदर है, तो एक वीक के अंदर सारी ब्रांच के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर बिक जाएंगे। लेकिन सरप्राइज टू से कि 1 महीना हो गया, वो उसका जो सेल होना चाहिए उसका 10% भी सेल नहीं हुआ था। अभी तक 50,000 शर्ट भी नहीं बिके थे। सबसे सस्ता उन्होंने दिया, जो वो पेंटालून के अंदर, ब्रांड के अंदर जो कपड़ा यूज करते हैं, फैब्रिक यूज करते हैं, वही उन्होंने यहां पे यूज किया। स्टिचिंग और सारी फिटिंग वगैरह बहुत प्रॉपर उन्होंने दिया। कॉस्ट काफी कम रखा, लेकिन फिर भी वो नहीं बेच पाए अपनी प्रोडक्ट को। देन आफ्टर उन्होंने ब्रांड मैनेजर को रखा, और उसके ऊपर जब उन्होंने रिसर्च किया, तो रिसर्च करने पे क्या पता चला, सी द केस स्टडी कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए। करने के बाद उनको पता चला कि जो वो बिग बाजार को उन्होंने जो टारगेट किया था, बिग बाजार के अंदर एवरेज जो आने वाला व्यक्ति है वो मिडिल क्लास फैमिली से आता है। ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से आते हैं, और जिसकी इनकम 10 से लेके 15,000 के इन बिटवीन हो मंथली इनकम, वैसे लोग सबसे ज्यादा होते हैं। एवरेज इनकम इज 10 to 15,000 इन बिटवीन। एंड उन्होंने जब उनकी साइकोलॉजी को स्टडी किया, तो उनको एक बात पता चली दोस्तों, कि 10 से 15,000 कमाने वाला व्यक्ति ज्यादातर व्हाइट शर्ट नहीं पहनता। क्यों? क्योंकि वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता।
उसको टू व्हीलर में घूमना होता है। एंड तब उनको पता चला कि यार हमसे बड़ी गलती हुई। वही शर्ट का उन्होंने नाइटवुड का लेबल निकाल के उन्होंने पेंटालून की जो एक अच्छी ब्रांड थी उसका लेबल लगाया। एंड 1499 में उन्होंने 1500 रुपये के अंदर उन्होंने वो शर्ट को पेंटालून्स के अंदर एंड सेंट्रल मॉल के अंदर रखे। एंड विद इन 10 डेज वो सारे शर्ट बिक गए। तो हमें हमारे कस्टमर को समझना पड़ेगा। एंड उसके लिए हमें जो हमारी ट्रेडिशनल मेंटालिटी है उसमें से हमें थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप आपके जो भी कस्टमर्स है उसको थोड़ा सा टारगेट करें। आपकी कस्टमर की क्या जरूरियात है, उसको कैसे पैकिंग चाहिए। डेयरी मिल्क यदि आपको दी जाए लेकिन न्यूज़पेपर के रैपर में पैक करके दी जाए तो आप में से कितने लोग हैं जो डेयरी मिल्क का 20 रुपया पे करेंगे? कितने लोग हैं जो 20 रुपया पे करेंगे? आंसर इज एब्सोल्युटली नो, हम नहीं करेंगे। उसका 20 रुपया दिखता है, बिकता है 20 रुपये में। क्यों? क्योंकि उसका रैपर दिखता है। मैंने बोलना शुरू किया उससे पहले मेरे कपड़ों ने बोला। अग्रीड? मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरी जो प्रोडक्ट है, वो मेरी प्रोडक्ट के शुरू होने से पहले मेरी प्रोडक्ट उसके बारे में बोलती है। मेरी सर्विस शुरू होने से पहले मेरी सर्विस की जो ब्रांड है वो उसके बारे में बोलती है। सेम वे दोस्तों, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, तो मार्केटिंग के पीछे, ब्रांडिंग के पीछे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको आपके जो कस्टमर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। आज आपके जो ट्रेडिशनल, आप जो भी बिजनेस में है, आपके जो कस्टमर है क्या वो सेटिस्फाइड है? कभी आपने चेक किया? आपके 20% क्लाइंट वैसे होंगे जो आपको 80% बिजनेस देते हैं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या एवरी मंथ या क्वार्टरली या वंस इन अ ईयर आपने वो क्लाइंट के साथ टेलीफोनिक या पर्सनली मिलते हुए डिस्कशन किया कि उनका रिव्यू आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में क्या है? क्या वो अपडेशन, आप वो क्या चाहते हैं, वो क्या आपने अभी जानने की कोशिश की है? यस और नो? मुझे आप लोगों के पास से आंसर चाहिए। वो आज के बाद हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा टेक्निकल ब्रेन है, अब हमें सॉफ्ट स्किल वाले मैनेजरियल ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा। वो स्किल्स को हमें डेवलप करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे लास्ट में एक बात बताना चाहता हूं, देन आफ्टर मैं मेरी बात कंप्लीट करूंगा। और उससे पहले मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने जो मेहनत की है, आप सभी लोगों ने जो मेहनत की है, पूरी जो टीम ने मेहनत की है, उसके लिए हमें सभी लोगों को खुद के लिए सबसे पहले ताली बजानी चाहिए। मुझे लगता है कि ये अप्रिसिएशन हमें सबको खुद को मिलना चाहिए। जीबा की जो टीम और उन्होंने जो मेहनत की वो सही में काबिल तारीफ है, सही में काबिल तारीफ है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो हमारा ये प्रोग्राम है जिन्होंने स्पॉन्सर किया, दैट्स किंग डिहाइड्रेशन और मिस्टर वकील, वो यहाँ पे अवेलेबल है। मिस्टर वकील, उन्होंने ये जो आपने ये जो नॉलेज लिया उसके लिए काफ़ी तगड़ा अमाउंट वो कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ है, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमें सभी लोगों को किंग्स डिहाइड्रेशन के लिए जोरदार ताली। और यहाँ पे आए हुए हैं तो एक मिनट सर, आप यहाँ पे आएंगे तो जरा थैंक यू सर। आपने एक बात कहना चाहूंगा, आज यहाँ पे जो भी जितने भी लोग हैं उसमें से यदि किसी का भी 20 साल तक का विजन खुल गया ना, 20 साल तक का विजन खुल गया, तो मुझे लगता है जीबा का जो मेहनत था, फिजिकल जो जीबा की टीम ने मेहनत की और इन्होंने जो फिनेंशियली जो सपोर्ट देते हुए मेहनत की, दोनों की मेहनत कब रंग लाएगी? जब हम ये सारी चीजों को हमारे व्यवसाय के अंदर अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो क्या इनकी मेहनत के लिए और जीबा की टीम की मेहनत के लिए आप सभी लोग गारंटी देते हैं कि आज के बाद आप ये सारी चीजें आपके जॉब के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके प्रोफेशन के अंदर अप्लाई करना शुरू करेंगे? सभी लोगों की आवाज सही है। क्या आप सभी लोग प्रॉमिस करते हैं? ऑनेस्टी से पैसा बनता है, लेकिन उसके साथ में क्या चाहिए? मास्टरी चाहिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।
और सबसे लास्ट में एक स्टोरी कह के मैं मेरी बात कंप्लीट करूंगा। और एक सिंपल सी बात बोलता हूं दोस्तों, हमें हमारे कस्टमर को जानना पड़ेगा और हमें उसकी जो जरूरियात है उसके मुताबिक हमें चेंज लाना पड़ेगा हमारी प्रोडक्ट में, हमारी सर्विस में। एम्बेसडर कार नंबर 1 थी, HMT अपने समय पे नंबर 1 थी, लेकिन उसने कस्टमर की जरूरियात को जाना नहीं एंड अकॉर्डिंगली अपने अंदर बदलाव नहीं लाए। हमें यदि नंबर 1 बनना है तो एक सिंपल सी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक छोटा सा लड़का था, तकरीबन 12-15 साल का लड़का, और ये जो लड़का था ना वो STD PCO में गया और वहां पे जाने के बाद वो जो वहां पे जो चाचा थे उसको बोलते कि चाचा मुझे फोन लगाना है। बोले चाचा उसको लेके गए, फोन नंबर लगा के दिया और उसने बात करनी शुरू की। बोले साहब मैंने सुना है कि आपके वहां पे किसी काम करने वाले व्यक्ति की जरूरत है, साफ सफाई के लिए आपको कोई एक व्यक्ति चाहिए, तो मैं आपके वहां पे काम करने के लिए तैयार हूं और मैं महीने का सिर्फ 200 रुपया चार्ज करूंगा और मैं बहुत पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। सामने से जवाब आया कि नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसने बोला साहब मुझे काम की बहुत सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, मैं 150 रुपये में काम करने के लिए तैयार हूँ। सामने से जो मालिक थे उन्होंने बोला कि नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं। बोली साहब 100 रुपये में काम करूंगा। सामने से जवाब आया नहीं। इसने बोला साहब 50 रुपये में काम करूंगा, आपका 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो होगा वो भी साफ करूंगा, पूरा महीना ईमानदारी के साथ काम करूंगा, कृपया मुझे आप रखे, आपको खुदा का वास्ता आप मुझे रखे। और सामने वाले ने बोला कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है और फोन पटक दिया। जो चाचा थे वो सोच रहे थे, वो देख रहे थे, वो सुन रहे थे और सोचा कि यार ये छोटा सा बच्चा, ये नन्ही सी जान 50 रुपये में काम करने के लिए तैयार है, 50 रुपये में काम करने के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है कि मैं उसको रख लूं। वो फोन रखते हैं और वो बच्चा, छोटा सा बच्चा 2 रुपया लेके जब आता है वो चाचा के पास बोलता है चाचा आपका 2 रुपया फोन का। चाचा बोलता है नहीं ये पैसा मैं नहीं लूंगा बेटा, और तुझे यदि काम चाहिए तो चल तू मेरे वहां पे काम कर, मेरे STD PCO मेरा काउंटर तू साफ कर और मैं तुझे महीने का 150 रुपया दूंगा, मैं तुझे महीने का 150 रुपया दूंगा, तू मेरे वहां पे काम कर। तुझे ऐसा 50 रुपये में काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुझे अल्लाह का वास्ता देने की जरूरत नहीं है, मैं 150 रुपये में मैं तुझे रखता हूं। तब ये जो छोटा सा बच्चा था मुंह फिरा लेता है, मुंह चढ़ा लेता है और गुस्से में बोलता है नहीं मुझे काम नहीं करना। तब चाचा बोलते अब कैसा एटीट्यूड, अब तक 50 रुपये में भी तू गिरा रहा था और अब 150 रुपये में भी तू अपनी शान पट्टी दिखा रहा है। बोले साहब ऐसा नहीं है, मैंने वही जगह पे काम किया था जहां पे मैं 250 रुपये मंथ में काम किया करता हूं। मेरे मालिक को मैंने नाम बदलते हुए, आवाज बदलते हुए फोन किया था, वो जानने के लिए कि जो मेरा मालिक है वो मुझसे खुश है या नहीं। लेकिन पता चला कि वो मुझसे बहुत ही खुश है, इसलिए दूसरे व्यक्ति को 50 रुपये में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। एक सिंपल सी बात बोलता हूं, वो 250 रुपये का काम करने वाला व्यक्ति यदि खुदा को ध्यान में रखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है, अपने जो मालिक है वो उससे खुश है या नहीं यदि वो जानने की दरकार लेता है, तो मुझे लगता है तो हम तो 250 से ज्यादा महीने का कमाते हैं। तो हमारा जो कस्टमर है, यदि आप जॉब करते हैं तो आपका जो बॉस है आपको उसको पूछना पड़ेगा कि साहब आप मुझसे खुश है या नहीं, एंड आप उसको पूछे उसकी जो आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉस की जो रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग आप अपने काम के अंदर बदलाव लाए। एंड मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जीवन के अंदर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो यहां पे मैं मेरी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और थैंक यू जीबा और पूरी टीम। और नेक्स्ट वीक से हमारे एंजॉयर एग्जाम्स के सेमिनार शुरू होने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करता हूं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो बाहर से आए हुए, जो शायद नेक्स्ट मंडे को अहमदाबाद में ना हो, तो उनके लिए हमने ये DVD दी हुई है और मैं रेकमेंड करूंगा। उसके अंदर 2 प्रोग्राम है, वन इज एंजॉय और एग्जाम्स को कैसे एंजॉय करें उसके ऊपर का 2 घंटे का सेशन है, और उसके साथ में है DMIT।
वो हमारे ब्रेन का रिपोर्ट है, बच्चों के ब्रेन का रिपोर्ट है। उससे रिलेटेड ये वीडियो डीवीडी आपको दिया गया है। इनकेस यदि आपको ना मिला हो तो आप यहां से ले पाएंगे। तो आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मिलेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।